नमस्कार एंड वेरी वॉर्म वेलकम बैक। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आज आपके सामने लेके आए हैं। इसके लिए रेफरेंस बुक आप फॉलो कर सकते हैं 11th एनसीईआरटी फंडामेंटल ऑफ द फिजिकल ज्योग्राफी। टॉपिक रहने वाला है आपके पास में वाटर इन द एटमॉस्फेयर, वायुमंडल में जो जल है उसके बारे में हम पढ़ने की कोशिश करने वाले हैं। बेसिक जो है आपके पास में इसका ऑलरेडी तैयार हो चुका है, फंडामेंटल्स जो हमने पहले भी डिस्कस किए हुए हैं आपके पास में। और यहाँ पे जिन मुद्दों पे हम लोग बात करने वाले हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर देखिए ओशियंस के ऊपर, कॉन्टिनेंट्स के ऊपर जिस तरह के फॉर्मेट में यहाँ पे वाटर रहने वाला, जो सर्कुलेशन रहने वाला, वो हम अगली क्लासेस में पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। बट इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कि एटमॉस्फेयर में, हमारे वातावरण में, हमारे वायुमंडल में, हमारे चारों तरफ जो भी एटमॉस्फेरिक लेयर है उसमें किस किस फॉर्मेट में जो एयर के अंदर है आपके पास में प्रेसिपिटेशन की फॉर्मेशन में हो, कंडेंसेशन की फॉर्मेट में हो, ट्रांसपायरेशन, इवेपोरेशन, है ना। हर एक चीज के अंदर बेसिकली हम इसको स्टडी करने की कोशिश करने वाले हैं दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। मैं जगदीश चंद्र जहांगीर आपको आज की इस क्लास के थ्रू बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्यों से और जानकारी से बेसिकली जो है फेस ऑफ कराने वाला हूं। इस क्लास को शुरू करते हैं दोस्तों। वायुमंडल में जल, द वाटर इन एटमॉस्फेयर, बेसिकली किस फॉर्मेट में हो सकता है आपके पास में, हमको सबको पता होना चाहिए कि हवा के अंदर जो है जल वाष्प होती हैं कितने परसेंट हो सकती हैं। कई बार आपके पास में बिल्कुल ही नहीं होती और कई बार लगभग 0 to 4% के बीच में ये वेरी कर सकती हैं बाय द वॉल्यूम ऑफ द एटमॉस्फेयर, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे वेदर फिनोमिनन्स के अंदर बेसिकली हमारे मौसम परिवर्तन के अंतर्गत देखें या मौसम की नियमितताओं या फिर उसमें चेंजेस को देखें तो उसमें वाटर वेपर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल देखा जा सकता है। तो पानी जो है एटमॉस्फेयर में 3 फॉर्म्स में प्रेजेंट हो सकता है, या तो ठोस अवस्था में, या लिक्विड अवस्था में, या गैसियस अवस्था में। तो यहाँ पे 3 जो है सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस फॉर्मेट में वाटर अवेलेबल हो सकता है। हम सभी को यहाँ पे पता होना चाहिए कौन कौन सी प्रोसेस है जिसके थ्रू बेसिकली यहाँ पे पानी जो है इस तरीके से जो वाटर साइकिल कंप्लीट होता है। तो पहली है आपके पास में ट्रांसपायरेशन, फिर है एवेपोरेशन, फिर कंडेंसेशन और फिर प्रेसिपिटेशन। आपको पता होना चाहिए कि प्लांट जो है वह भी कहीं ना कहीं वाष्प उत्सर्जन करते हैं, जिसको वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। अंग्रेजी में इसको लिखा जाता है ट्रांसपायरेशन, है ना। वो लगातार ट्रांसपायरेशन करते हैं। क्या उसके थ्रू भी जो है जमीन के अंदर भूमिगत जल जो है वो बेसिकली कहाँ पे एड ऑन कर दिया जाता है आपके पास में एटमॉस्फेयर के अंदर। और यहाँ पे इवेपोरेशन भी होता है। जितनी भी वाटर बॉडीज है, चाहे ओशियन हो, चाहे रिवर्स हो, चाहे कोई भी वाटर बॉडीज है, वह भी सूर्य के तापमान या ताप या इंसोलेशन के कारण लगातार गर्म होती हैं और इवेपोरेशन वहां पे भी जो है कहीं ना कहीं वाष्पीकरण की प्रक्रिया चल रही होती है। और यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ द वाटर चलता रहता है एटमॉस्फेयर में, ओशियन में और कॉन्टिनेंट्स के बीच में। और जो प्रोसेस है इवेपोरेशन, ट्रांसपायरेशन का, है ना, वही जल वाष्प ऊपर की तरफ उठ करके बादलों में जाकर के कंडेंसेशन हो जाता है उसका। और कंडेंसेशन के बाद में वो धीरे धीरे वर्षा के रूप में नीचे आना शुरू हो जाता है, जिसको हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। फिर वही प्रेसिपिटेशन के बाद, वर्षा के बाद में वही जल जो है नदियों में, तालाबों में, समुद्रों में, महासागरों में पहुंच जाता है और वहां से वापस जो है इवेपोरेशन और पेड़ पौधों से वापस ट्रांसपायरेशन के थ्रू वापस एटमॉस्फेयर में पहुंच जाता है। तो यह पूरी प्रक्रिया जो है आपके पास में क्या कहलाती है? इट्स एंटायर प्रोसेस इज नोन एज वाटर साइकिल, है ना। तो आपके पास में जो भी वाटर बॉडी जल निकाय है इससे जो है लगातार इवेपोरेशन होता रहता है, ठीक है ना। विंड्स के साथ में भी कई जो है हवाएं जो आपके पास में नम हवाएं ऊपर की तरफ उठ जाती हैं, फिर ठीक है ना, फिर अनसैचुरेटेड एयर आती है, वो वापस भाप को अपने साथ लेके जाती हैं। फिर हमने ये देखने की कोशिश की कि सर जितने भी वनस्पति हैं यहाँ से भी बेसिकली क्या चल रहा है आपके पास में, लगातार ट्रांसपायरेशन चल रहा है, ठीक है। और ऊपर जाकर के क्या हो जाता है, बादलों में यही जल वाष्प कंडेंस हो जाती है, ठंडी हो जाती है, कूल डाउन, वाटर ड्रॉपलेट्स जल बूंदों के रूप में प्रेसिपिटेट होना शुरू हो जाती है, वापस वही प्रेसिपिटेट होकर के ओशियंस और रिवर में आएगा। और इसी को बेसिकली हम क्या कहते हैं, वाटर साइकिल का नाम देते हैं। तो जनरली वाटर जो है तीनों फॉर्मेट में अवेलेबल होता है हमारे पास में। हमने जाना है कि सर ग्लेशियर्स के आसपास में, आइस कैप्स के आसपास में ये सॉलिड फॉर्मेट में हो सकता है ना। नदियों में, तालाबों में, झीलों में, समुद्रों में ये लिक्विड फॉर्मेट में हो सकता है। एटमॉस्फेयर के अंदर यह वाटर वेपर यानी गैस फॉर्मेट में भी अवेलेबल होता है आपके पास में। अब आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे कौन कौन सी प्रोसेसेस इन्वॉल्व है ना, कौन कौन सी प्रोसेस इन्वॉल्व है लिक्विड को गैस और सॉलिड में इंटरचेंज करने के लिए। देखिए हर अवस्था वापस 2 अवस्थाओं में चेंज हो सकती है। जैसे कि जब भी मैं किसी लिक्विड को, पानी को गर्म करूंगा तो धीरे धीरे वो क्या होना शुरू कर देगा, भाप बन जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा, वाष्पीकरण हो जाएगा इसका, वह गैसियस फॉर्मेट में चेंज हो जाएगा, वाटर वेपर में, जल वाष्प में चेंज हो जाएगा। वही जल वाष्प जो है धीरे धीरे वापस क्या कर दूंगा मैं, उसको यहाँ पे
कंडेंसेशन शुरू हो जाएगा, तो यहाँ पे डिपोजिशन यहाँ पे शुरू हो जाएगा उसका, ठीक है ना। तो ये लिक्विड होना शुरू हो जाएगा। सब्लिमेशन में क्या हो रहा है कि जो जनरली हम कहते हैं कि सॉलिड को पिघलाते हैं, गर्म करते हैं, तो पहले वो किस में, लिक्विड में कन्वर्ट होना चाहिए, फिर लिक्विड को और गर्म करते हैं तो किस में, गैस में कन्वर्ट होना चाहिए, ये होता है। पर जनरली इस प्रोसेस को बाईपास करके अगर आप सॉलिड से डायरेक्टली किसी चीज को गैस में रूपांतरित कर रहे हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन। क्या कहते हैं, सब्लिमेशन की प्रोसेस कहा जाता है। देखिए कोई भी आपके पास में लिक्विड अवस्था में कोई चीज है, उसको और आपने प्रेशर बढ़ाया और उसका आयतन कम किया और उसका जो है वॉल्यूम कम किया और उसके अंदर टेम्परेचर को कम किया, तो उस चीज को आप लोग फ्रीज करके किस में, सॉलिड रूप में बना सकते हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आइस क्रिस्टल्स दूर दूर हैं, वाटर क्रिस्टल्स दूर दूर है, यहाँ पे देख सकते हैं क्रिस्टल्स बहुत ही नजदीक है। अच्छा गैस में देखिए क्रिस्टल्स और भी दूर हैं, H2O के क्रिस्टल्स जो देखे जा सकते हैं। तो ज्यादा प्रेशर फिर और ज्यादा प्रेशर, कम टेम्परेचर फिर और कम टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो यह धीरे धीरे क्या करेगा, द मोर द टेम्परेचर इट विल टर्न टू द लिक्विड एंड देन मोर टेम्परेचर इट विल टर्न इनटू द गैसियस फॉर्मेट, है ना। तो ये चीज को याद रख सकते हैं आपके पास में। अच्छा इवेपोरेशन का भी उल्टा एक और चीज आपके पास में देखो, लिक्विड को जब हम, जैसे कि आपके पास में आइस क्यूब जमाने के लिए हम क्या करते हैं, क्यूब ट्रे के अंदर पानी भरते हैं और बेसिकली उसको रख देते हैं फ्रीजर के अंदर। फ्रीजर के अंदर रखते ही बेसिकली वो चीज फ्रीज हो जाती है, लिक्विड गेट्स कन्वर्टेड इनटू द सॉलिड आइस, है ना। अच्छा वही सॉलिड आइस जो है धीरे धीरे वापस पिघलना शुरू हो जाती है एंड देन इट अगेन टर्न्स बैक टू द यस मेल्टिंग, वापस आपका लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो ये सारी चीजें आपको बच्चों पता होना चाहिए, इवेपोरेशन क्या है, कंडेंसेशन क्या है ना। जब भी आपके पास में जलवाष्प ऊपर जाती हैं, ठीक है ना, ऊपर जाकर के वो कूल डाउन हो जाती है, ऊपर जाके कूल डाउन होकर के वो कंडेंस होना शुरू हो जाती हैं और वो कंडेंसेशन के कारण वापस लिक्विड फॉर्मेट में आ जाती है। जो प्रेसिपिटेशन है, जो वर्षा है, जो हेलस्टॉर्म है, जो फॉग है, वो सब इसी चीज के कारण होता है, कंडेंसेशन के कारण। ये कंडेंसेशन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोसेस है जिसको आपको यहाँ पे एग्जाम के दृष्टिकोण से याद रखते हुए चलना है। तो क्या ट्रांसपायरेशन आपको पता है? जो रूट्स हैं वो बेसिकली क्या कर रही हैं, जमीन से वाटर को, ग्राउंड से वाटर को बेसिकली उठा रही हैं और तने के थ्रू वो पत्तियों तक पहुंच रहा है। पत्तियों में बेसिकली आपने स्टोमेटा वगैरह के बारे में जानकारी ली होगी 7वीं 8वीं क्लास की साइंस की बुक्स के अंतर्गत, जहां पे आपने पता होगा कि स्टोमेटा के ओपन होते हैं वहां पे एयर एक्सचेंज होता है, वाटर वेपर भी वहां से ही रिलीज होती है, वाटर वेपर रिलीज होकर एटमॉस्फेयर में जा रही है। तो यहाँ पे पेड़ पौधों का होना भी वाटर वेपर कन्वर्जन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपायरेशन की प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व होती है, वाष्प उत्सर्जन इसको कहा जाता है। और लगातार यहाँ पे इवेपोरेशन तो चलता ही रहता है। वाटर जो आपके पास में है किसी भी वाटर निकाय के अंदर, वो लगातार इवेपोरेट होता है कि नहीं होता? आप कपड़े भी धोते हैं, कपड़े धो के सुखा देते हैं, तो घर पे क्या होता है, हाथों हाथ वो सूख जाते हैं, उसका वाटर कहाँ चला गया, वो वेपर के अंदर ट्रांसफॉर्म हो गया है। तो लगातार इस तरह की प्रोसेसेस चलती रहती है आपके पास में, है ना। वाटर बॉडी से इवेपोरेशन चलता रहता है, प्लांट्स और वेजिटेशन से ट्रांसपायरेशन चलता रहता है, वाटर वेपर्स एटमॉस्फेयर में ऐड होती है, ऊपर जाकर के कंडेंसेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। मतलब यही जो वाटर वेपर जो गैस की फॉर्मेट में है वो यहाँ जाकर के लिक्विड की फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जब ये बहुत ज़्यादा हैवी वाटर ड्रॉपलेट बन जाती है तो ग्रेविटी के कारण ऊपर नहीं रह पाती है, इट फॉल्स डाउन, इट फॉल्स डाउन। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं दोस्तों? प्रेसिपिटेशन प्रोसेस कहते हैं। तो ये टोटल टुगेदर क्या है आपके पास में? वाटर साइकिल। क्या समझ में आया कौन कौन सी प्रोसेसेस इन्वॉल्व है? इवेपोरेशन, ट्रांसपायरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन। चलो ये 4 जानकारियों को लेने के बाद में अब हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेते हैं जिसको हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं ह्यूमिडिटी की फॉर्मेट में। ह्यूमिडिटी क्या होती है? जिसको हम आर्द्रता कहते हैं। आर्द्रता, ह्यूमिडिटी एक क्वांटिटेटिव टर्म है आपके पास में। क्या? इट इज एक्सप्रेस क्वांटिटेटिवली इन डिफरेंट वेज। कई बार आपके पास में एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी पूछी जाती है और कई बार आपके पास में क्या चीज पूछी जाती है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी पूछी जाती है। क्या पूछी जाती है दोस्तों? रिलेटिव ह्यूमिडिटी पूछी जाती है। तो आपके पास में सबसे पहला पॉइंट एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या है कि सर एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर कितना है एटमॉस्फेयर के अंदर, द वेट ऑफ द वाटर वेपर इन अ यूनिट वॉल्यूम। कि सर मैं 1 मीटर बाई 1 मीटर का एक क्यूब बनाऊं, 1 मीटर बाई 1 मीटर का एक क्या बना दो बच्चों? क्यूब। इस क्यूब के अंदर 1 मीटर बाई 1 मीटर बाई 1 मीटर, मतलब इसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों क्या है? 1 मीटर। अब इस क्यूब के अंतर्गत कितने ग्राम वाटर वेपर है? मीन्स एक पर्टिकुलर यूनिट एरिया में, एक निश्चित इकाई के अंतर्गत, एक निश्चित आयतन के अंतर्गत कितना वाटर वेपर है, उसका भार कितना है, उसका भार कितना है। क्या यहाँ पे ग्राम्स में देखा गया? मतलब एक एरिया में
एक पर्टिकुलर निश्चित एरिया में कितनी वाटर वेपर है इन द टर्म्स ऑफ weight, in the terms of weight. So actual amount of the water vapor present in atmosphere, तो उसका weight कितना है पर यूनिट वॉल्यूम इन द एयर, इसको क्या कहते हैं हम लोग, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी के नाम से जाना जाता है। इंग्लिश में इसको पूर्ण आर्द्रता लिखा जाता है, हिंदी के अंदर एब्सोल्यूट। एंड द एबिलिटी ऑफ द एयर टू होल्ड वाटर वेपर डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। अब हम कहते हैं कि सर सपोज 1 मीटर क्यूब के अंतर्गत अगर मैं बात करूं आपके पास में इक्वेटोरियल रीजन में, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द रीजन ऑफ इक्वेटर, है ना आपके पास में, तो इक्वेटोरियल और ट्रॉपिकल रीजन के अंदर क्या होगा, सब इसको हम टॉरिड जोन कहते हैं। क्या यहाँ पे सनरेज बहुत ही ज्यादा रहेगी, क्या यहाँ पे हीट बहुत ही ज्यादा रहेगी, यस सर। क्या टेम्परेचर ज्यादा रहेगा, यस सर। तो ज्यादा टेम्परेचर रहने के कारण यहाँ पे यही 1 मीटर क्यूब के अंतर्गत बहुत अच्छी खासी मात्रा के अंदर बेसिकली क्या वाटर वेपर कैरी कर पाते हैं। बट अगर मैं इसमें ही पोल्स की बात करूं, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द आर्कटिक एंड एंटार्क्टिक सर्कल वाला एरिया, तो वहीं पे ही इस क्यूबिक मीटर एरिया के अंतर्गत वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। मतलब ह्यूमिडिटी किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। ह्यूमिडिटी किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती हैं। कैन आई राइट दैट, ओके। सो आपके पास में इसको याद रखना है, पहले तो उस जगह का तापमान और वह प्लेस टू प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस, कि पृथ्वी की सरफेस पे वो प्लेस कहाँ है आपके पास में। इक्वेटोरियल रीजन है, टॉरिड है ना, हाँ, कोस्टल रीजन है आपके पास में, कॉन्टिनेंटल रीजन है आपके पास में, ग्लेशियर वाला एल्टीट्यूड कहाँ पे है उसका, उस तरीके से भी आप इसको पता कर सकते हैं, राइट। तो आपके पास में ये चीज देखने की कोशिश कीजिए, 10 डिग्री है तो वाटर वेपर 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, मतलब जितना इसमें पानी आ सकता था इस पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर उतना आ चुका है। पर जैसे ही मैंने तापमान बताया उसी के अंतर्गत अब बेसिकली क्या है आपके पास में, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम हो चुकी है, मतलब अब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा है। अब टेम्परेचर को थोड़ा सा और बढ़ा दिया, 10 से 20 किया, फिर 20 से 30 किया, तो देख सकते हैं आप लोग वाटर होल्डिंग कैपेसिटी और बढ़ गई है, ह्यूमिडिटी कम हो चुकी है। तो आप लोग ये चीज जान चुके, जैसे जैसे तापमान बढ़ाऊंगा वैसे वैसे किसी भी एयर मास का मॉइस्चर को होल्ड करने का, वाटर वेपर को होल्ड करने का, आर्द्रता को होल्ड करने का, आर्द्रता को झेलने का, है ना, कैपेसिटी बढ़ जाता है। ठीक है, यह चीज हमको याद हो गई। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है, अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी हम वेट नहीं, हम प्रतिशत मापते। क्या मापते हैं, प्रतिशत मापते हैं, कि परसेंटेज ऑफ द मॉइस्चर जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हो, है ना, विद द फुल कैपेसिटी एट एनी गिवन टेम्परेचर। कि सर सपोज इस एयर कॉलम के अंदर 100 यूनिट जो है, 100 यूनिट जो है वाटर वेपर आ सकता है, पर सर 100 यूनिट नहीं आ रहा, इसमें सिर्फ सर 50 यूनिट ही आया है। मतलब अभी भी बेसिकली क्या है, 50% और आ सकता है, 50% और आ सकता है। मतलब ये क्या बताता है आपके पास में, जैसे मैं एक ग्लास की बात कर दूं, जस्ट इन फॉर गिविंग यू एन एग्जांपल, जस्ट मैं ग्लास की बात कर दूं कि सर इसमें 1 लीटर वाटर आता है, पर इसमें सिर्फ 500 ml ही वाटर भरा हुआ है, आधा लीटर ही भरा हुआ है। मतलब मैं इसको क्या कह सकता हूँ, ये पानी का ग्लास जो है वो आधा भरा हुआ है ना। वैसे ही ये एयर पॉकेट है, एयर पार्सल है। अब इसके अंदर बेसिकली क्या है, कितना एयर आ सकता है, कितना वाटर वेपर आ सकता है, 100 यूनिट आ सकता है, पर कितना है, सिर्फ 50 यूनिट ही है। इसका क्या मतलब होगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितने परसेंट हुई, 50%। मतलब इस हवा के अंदर अभी भी कैपेसिटी है टू होल्ड मोर वाटर वेपर, टू होल्ड मोर मॉइस्चर। तो दो चीज समझ में आया, एब्सोल्यूट में तो क्या है, वेट काउंट कर रहा हूं मैं पर मीटर क्यूब, और यहां पे मैं क्या काउंट कर रहा हूं आपके पास में, कि उसकी जो 100% कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी के कंटेक्स्ट में वो कितना परसेंटेज होल्ड कर रहा है ना। 100% वो होल्ड कर सकता है, बट उसकी तुलना में वो कितना होल्ड कर पा रहा है। तो यह भी टेम्परेचर के कारण अफेक्ट होता है। यहाँ पे भी जैसे जैसे तापमान बढ़ाऊंगा वैसे वैसे रिलेटिव ह्यूमिडिटी चेंज होगी, मेरे पास में कितना मॉइस्चर वो रिटेन कर पाएगी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय द ओवर कॉन्टिनेंट एंड ग्रेटर ओवर द ओशन। तो आपके पास में सबसे ज्यादा मॉइस्चर कहाँ पे मिलेगा, सबसे ज्यादा पानी कहाँ पे मिलेगा, सबसे ज्यादा पानी, सबसे ज्यादा जलवाष्प आपको मिलेगी समुद्र के ऊपर, क्योंकि समुद्र का पानी जैसे ही गर्म होता है सीधा जलवाष्प में। हाँ, और वो कॉन्टिनेंट्स पे क्या होगा, कॉन्टिनेंट्स पे तो जमीन है, जमीन गर्म होगी, धीरे धीरे आसपास का एरिया गर्म होगा, थोड़ा बहुत पानी है वो मॉइस्चर है जो ऊपर की तरफ उठेगा। तो ज्यादा मॉइस्चर कहाँ होता है, ओशियन में। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ ज्यादा बारिश भी कहाँ होती है, ओशियंस में ही होती है। ठीक है ना, ये चीज आप लोग याद रखना। आप लोग सोच रहे होंगे अगर क्वेश्चन कभी पूछ लिया तो आपके पास में कैटेगोरिकली कॉमन सेंस चेक करने के लिए वो ऐसा भी स्टेटमेंट दे देगा, कॉन्टिनेंट्स हैज
more rain than oceans. Wrong statement. No sir. Ocean has the more rain than continents. इस चीज को याद रखना है, ठीक है ना. ओशियंस पे ज्यादा बारिश होगी आपके पास में. क्या ये चीज समझ पाए? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? ओके, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी देखिए कैसे चेंज हो रही है. जैसे जैसे मैं बेसिकली यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी, द एयर इज फुल्ली सैचुरेटेड. जब मैं कह रहा हूँ कि सर रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100%, मतलब इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कितनी है कि सर ये 100 यूनिट वाटर वेपर एडजस्ट कर सकता है, और अगर इसमें 100 यूनिट ही है तो इसको मैं कहता हूँ सैचुरेटेड है सर. मतलब 1 लीटर की वाटर बॉटल में मैंने 1 लीटर पानी डाल दिया, अब क्या है, सैचुरेटेड है, फुल है. अब एक ड्रॉप और डाला नहीं, बाहर आया नहीं पानी. तो जब वाटर वेपर जब आपके पास में एटमॉस्फेयर में होती है, हवा उसको कैरी कर पाती है, हवा उसको कैरी कर पाती है वाटर वेपर को, पर उसकी एक लिमिट है. वो लिमिट किस पे डिपेंड की कि सर अर्थ पे कहां पे हो आप, द प्लेस ऑन द अर्थ. सेकेंड चीज किस पे डिपेंड की, द टेम्परेचर, राइट. तो टेम्परेचर बढ़ाया तो उसी हवा को ज्यादा अगर आपने गर्म कर दिया तो उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है. क्या बढ़ जाती है? मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है. याद रखेंगे इसको. तो इस चीज को भी याद रख सकते हैं हम लोग. सो आप यहां पे देख पा रहे होंगे इस फोटोग्राफ में, आप देखो यहां पे इस पूरे ओशियन के ऊपर, इस पूरे वाटर बॉडी के ऊपर आप देखिए ये एयर कॉलम, ये क्या है, एयर कॉलम. इस एयर कॉलम में बहुत ही कम आपके पास में वाटर वेपर है, मतलब इसकी कैपेसिटी के अनुसार तो 10% है. मतलब ये सर अभी भी 90% और वाटर मॉलिक्यूल और वाटर वेपर्स ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है ना. जबकि यहाँ पे आप देखो दूसरे फोटोग्राफ के अंदर अगर आप देखेंगे तो मोर एंड मोर नंबर ऑफ द वाटर वेपर. तो इस कारण क्या है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी हाई. तो मतलब मॉइस्चर कितना प्रेजेंट है ना, इस एयर पैकेट की, इस एयर पार्सल की, इस यूनिट एरिया की, इस इकाई आयतन की, इस निश्चित आयतन के अंतर्गत कितना कैपेसिटी है और कितना कैरी कर रहा है. इसकी क्षमता है 100 यूनिट, 100%, उसमें से 95% ऑलरेडी कैरी कर रहा है. तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी हुई, 95%. ठीक है, याद रखेंगे. चलो अच्छा, इसमें से ज्यादा सैचुरेटेड एयर कौन सी है, सैचुरेटेड ये है. क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ 5% में और वाटर वेपर ऐड करूंगा, फिर इसमें से बारिश होना शुरू हो जाएगा, मिस्ट, ड्यू वगैरह जमना शुरू हो जाएगा. जबकि यहां पे और ऐड करते चलो, ऐड करते चलो, ऐड करते चलो, और इसमें जो है 90% ह्यूमिडिटी और ऐड की जा सकती है अभी. ठीक है, याद रख सकते हैं. तो एब्सोल्यूट और रिलेटिव ह्यूमिडिटी को समझने के लिए आपको यहाँ पे ये दो स्टेटमेंट्स है. एक्चुअल अमाउंट जो है वाटर वेपर का दोस्तों आपके पास में जो प्रेजेंट होता है इन द एयर इज कॉमनली रेफर्ड एज द एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी. ठीक है ना. तो यहाँ पे इसको मॉइस्चर पर क्यूबिक मीटर के अंतर्गत बेसिकली कितने ग्राम्स वो है, तो वेट के अकॉर्डिंग इसको चेक किया जाएगा. टोटली डिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर. किस पे डिपेंडेंट करता है ये, तापमान. अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है, परसेंटेज के आपके पास में हवा कितना पॉसिबली होल्ड कर सकती है, उसकी तुलना में कितने प्रतिशत है. हवा के पास में 100% होल्ड कर सकती है वो, या फिर 100 यूनिट होल्ड कर सकती है वाटर वेपर को, उसमें से 30 यूनिट ही है या 10 यूनिट ही है, तो क्या रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या हुई, 10% ओनली. अगर वो 30 यूनिट करवा रही है तो 30% ओनली. ठीक है. सो इट इज एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज एज द रेशियो ऑफ द वाटर वेपर pressure to saturated the vapor pressure. If the temperature goes up, relative humidity goes down. यहाँ पे क्या बताया, तापमान मैंने बढ़ाया तो relative humidity क्या है, कम है. तो क्या मैं कहूंगा आपके पास में, relative humidity is inversely proportional to temperature. तापमान बढ़ेगा तो relative humidity घटेगी, हाँ या ना. तापमान बढ़ेगा तो relative humidity घटेगी. यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, राइट. रिलेटिव ह्यूमिडिटी चेंज हो रही है. व्हाई? बिकॉज यू आर एबल टू सी कि यहाँ पे जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वह चेंज हो रही है. यहाँ पे हमने एक और फोटोग्राफ देखा था जिसमें हमने तापमान को चेंज किया था. वी चेंज द टेम्परेचर 10 to 12, 20 to 30, और आप देख पा रहे हैं कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ती जा रही है. मतलब यहाँ पे क्या है, पहले रिलेटिव है क्या, 100 यूनिट कर सकता है और 100 यूनिट है, मतलब 100% क्या था, रिलेटिव ह्यूमिडिटी. जैसे टेम्परेचर बढ़ाया, अब यही एयर कॉलम ज्यादा वाटर को, ज्यादा मॉइस्चर को, ज्यादा वाटर वेपर को होल्ड कर पा रहा है, तो यहाँ पे 52% हो गया. और टेम्परेचर बढ़ाया तो यहाँ पे 28% हो गया. मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे तापमान बढ़ रहा है, जैसे जैसे रिलेटिव ह्यूमिडिटी घटती जा रही है. यस और नो, यस और नो. ऑलराइट, आई होप यू हैव रिटन इट डाउन, आई होप यू हैव रिटन इट डाउन. लिखना बहुत जरूरी है मेरे दोस्तों, प्लीज लिखते हुए चले. सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है और एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या है. जब भी कोई भी हवा या एयर पार्सल
अपने पास में जितनी एयर के अंदर मॉइस्चर को कैपेसिटी है उसकी 100% कैपेसिटी तक अगर मॉइस्चर पहुंच चुका है, फुल कैपेसिटी तक आ चुका है, तो उसको हम सैचुरेटेड एयर कहते हैं ना, द एयर कंटेनिंग द मॉइस्चर टू द फुलेस्ट कैपेसिटी। उसके आगे हवा जो है एडिशनल मॉइस्चर कैप जो है उसको होल्ड नहीं कर पाती हैं, यह चीज़ आपको याद रखनी है। वह टेम्परेचर जहां पे कोई भी हवा सैचुरेशन पे पहुंचती है उसको हम लोग ड्यू पॉइंट कहते हैं। क्या पॉइंट कहते हैं? ड्यू पॉइंट कहते हैं। अच्छा, ड्यू पॉइंट क्यों कहा? क्योंकि उसके आगे जो यह ड्यू जो है आपके पास में, जिसको हम बेसिकली क्या कहते हैं आपके पास में, ऑस है ना, ऑस बिंदु, ड्यू पॉइंट उस पे पहुंच जाती है। उसके आगे जैसे ही जो हवा है आपके पास में धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ने के कारण उसके अंदर क्या हुआ था, याद करने की कोशिश करो, द मोर द टेम्परेचर द मोर द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। अब ड्यू पॉइंट पे आते ही क्या हो जाएगा आपके पास में, वो कूल डाउन होना शुरू हो जाता है, कंडेंसेशन होना उसमें शुरू हो जाता है, और उस कंडेंसेशन के कारण यहाँ पे कोई भी उसको फ्लैट सरफेस मिली, उस चाहे वो पत्ती हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे दीवारें हो, चाहे आपके पास में कोई भी सरफेस, उसके ऊपर वाटर ड्रॉपलेट्स बनना शुरू हो जाती है। ड्यू पॉइंट इसको कहा जाता है। तो ड्यू पॉइंट कहाँ पे पहुंचता है आपके पास में? वह तापमान जहां पे हवा सैचुरेटेड हो जाती है, जहां पे हवा संतृप्त हो जाती है, वह कोई और एडिशनल वाटर वेपर अपने साथ में कैरी नहीं कर पाती हैं, उसको हम क्या कहते हैं? ड्यू पॉइंट ऑस बिंदु कहते हैं। आई होप दिस पॉइंट इज क्वाइट क्लियर टू यू। और यहाँ पे ऑस भी, जैसे आपके पास में कोई भी हवा को जैसे जैसे हम गर्म करेंगे तो वैसे वैसे क्या होगा आपके पास, उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ती जाएगी। पर सपोज ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी 30 डिग्री के ऊपर भी अगर ये फुलेस्ट पॉसिबल यहाँ पे जो है, जैसे अभी 28%, इसकी जगह ये 100% तक अगर हो जाए तो उसके आगे मैं इसके अंदर 1 यूनिट भी एडिशनल वाटर वेपर ऐड नहीं कर पाऊंगा, उसको सैचुरेटेड मैं क्या कहूंगा? एयर कहूंगा कि सर ये संतृप्त हवा है। और जिस तापमान पे यह पहुंचने वाली है, संतृप्त हवा होने वाली है, उस तापमान को मैं ड्यू पॉइंट कहने वाला हूं दोस्तों। ठीक है, तो ड्यू पॉइंट याद रहेगा आपके पास में। ड्यू पॉइंट वह टेम्परेचर जहां पे एयर सैचुरेटेड हो जाती है उसको ड्यू पॉइंट कहा जाता है। यूपीएससी में, पीएससी के अंतर्गत यहां पे यह स्टेटमेंट की फॉर्मेट में पूछा जा सकता है, तो आपको इसको अच्छे से याद रखना है ना। वह तापमान है ना जहां पे हवा जो है कूल होने के बाद में सैचुरेट हो जाती है, और वाटर वेपर जो होती है वो धीरे धीरे प्रेशर के कारण क्या करती है, वाटर कंटेंट जो होती है वो कूल डाउन होना शुरू हो जाती है। मॉइस्चर जो होती है उसकी कैपेसिटी, मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। एयरबोर्न वाटर वेपर जो होती है वो कंडेंस हो जाती है टू फॉर्म लिक्विड वाटर इनटू ड्यू। दैट इज क्वाइट क्लियर। अब इवेपोरेशन की दोस्तों हम लोग बात करते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट evaporation and condensation. They add or withdraw the amount of the water vapor in atmosphere. तो evaporation से बेसिकली क्या होगा आपके पास में, उस पॉइंट को थोड़ा सा समझो आप। कोई भी प्रोसेस जिससे कि पानी जो है आपके पास में, वाटर जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाए तरल अवस्था से गैसीय अवस्था के अंतर्गत। जनरली ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ हीटिंग, गर्मी के कारण, है ना, तापमान के कारण। जब लिक्विड है वो गैसेस स्टेज में आ जाए आपके पास में, टेम्परेचर एट विच द वाटर स्टार्ट इवेपोरेटिंग, उसको हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। क्या नाम देते हैं दोस्तों? इसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। अब बेसिकली मैं ये कहूँ आपके पास में कि मेरे पास में यहाँ पे हैं H2O इन लिक्विड फॉर्मेट, इन वाटर फॉर्मेट, है ना, इसको मैं गर्म करके बेसिकली हीट यहाँ पे देता हूँ। व्हाट आई एम गिविंग? हीट, टेम्परेचर में यहाँ इंक्रीज करता हूँ, और यहाँ पे यही वाटर वेपर के अंदर, किसमें? वाटर वेपर, जल वाष्प के अंदर, मतलब गैसियस फॉर्मेट के अंदर बेसिकली यह चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे जो एक एनर्जी लगती है, लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन लगती है। क्या, कौन सी हीट ऑफ इवेपोरेशन लगती है दोस्तों? लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन। ठीक है ना, इसको याद रख सकते हैं आप। क्या याद रख सकते हैं? क्योंकि यहां पे हमको तापमान देना रहेगा। तो व्हाट इज इन्वॉल्व हियर? वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर यूनिट वाटर को यूनिट वाटर वेपर के अंदर कन्वर्ट करने के लिए जो तापमान, जो ऊर्जा, जो ऊष्मा लगेगी उसको हम क्या कहते हैं? लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन। चलो, अब आपको यहाँ पे ये बहुत ही अच्छा सा डायग्राम बना रखा है कि पानी किस 3 स्टेज में रहता है, सॉलिड में या लिक्विड में, या और गर्म कर दोगे तो गैस फॉर्मेट में। यस और नो? मैंने कहा कि सर पानी को अगर मैं वेपराइज करना चाहता हूं, है ना, तो लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन देना होगा। अगर इसी गैस को, मतलब क्लाउड के अंदर जो वाटर वेपर है उसको ठंडा करके वापस बारिश कराना चाहता हूं, प्रेसिपिटेशन करना चाहता हूं, तो वापस क्या रिलीज होगा ऊपर? लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन रिलीज होगा वहां पे। यस और नो? यस और नो? है ना। सॉलिड को फिर पिघला करके लिक्विड में लाया जा सकता है, लिक्विड को फ्रीज करके सॉलिड में लाया जा सकता है। ये सिचुएशन आपको याद रखना। और हर टाइम हम क्या ऐड कर रहे हैं? हीट ऐड कर रहे हैं। हर टाइम हम क्या ऐड कर रहे हैं? हीट ऐड कर रहे हैं, तापमान बढ़ा रहे हैं आपके पास में यहाँ पे। तो इस पॉइंट को आपको अच्छे से समझना चाहिए दोस्तों। यू आर सपोज टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट।
ये देखने की कोशिश कर सकते हैं, है ना। इवेपोरेशन कहाँ होगा, कंडेंसेशन कहाँ होगा, फ्रीजिंग और मेल्टिंग क्या होगी, डिपोजिशन सब्लिमेशन की प्रोसेसेस क्या होती हैं, और कहाँ पे आपके पास में जब भी मैं किसी लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर रहा हूँ, वाटर वेपर में कन्वर्ट कर रहा हूँ पानी को, तो वहां पे लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन लगेगी। क्या लगेगी, वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा। टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट एज द लिक्विड टर्न्स इनटू गैस। तापमान जो है आपके पास में वह तो कांस्टेंट रहेगा बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर, पर लगातार जो एडिशनल हीट है उसके कारण वाटर वेपर जो है वह गैस में, लिक्विड जो है वह गैस में कन्वर्ट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। अब इसी लिक्विड को मेरे को सॉलिडिफाई करना है। सपोज वाटर वेपर है कहाँ पे, वाटर ड्रॉपलेट्स हैं क्लाउड के अंदर। अब यहीं से बेसिकली मेरे को उसको सॉलिड के अंतर्गत लेके आना है, तो यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी लगेगा। फ्यूज क्या होगा आपके पास में, ड्रॉपलेट्स फ्यूज होकर के आइस क्रिस्टल्स भी तो बनाते हैं, है ना। तो टेम्परेचर वहां भी रिमेन रहेगा आपके पास में, सॉलिड जो है धीरे धीरे लिक्विड में टर्न होगा। तो जब सॉलिड लिक्विड में टर्न होता है तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यहाँ पे बात की जा रही है। लिक्विड यहाँ पे गैस में टर्न हो रहा है तो यहाँ पे इवेपोरेशन की बात की जा रही है। आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और इवेपोरेशन पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आप लोगों को भी याद रखना है, आपकी प्रॉपर एनालिसिस प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो, इसलिए मैंने यहाँ पे भी ये सारे टॉपिक्स को डाल रखा है आपके सामने। आर वी क्लियर ऑन दैट। सो तापमान धीरे धीरे क्या करता है, टेम्परेचर इंक्रीजेज, द वाटर अब्जॉर्प्शन एंड द रिटेंशन कैपेसिटी ऑफ द गिवन एयर पार्सल इज ऑल्सो इंक्रीजेज। क्या बताया मैंने कि टेम्परेचर के ऊपर क्या डिपेंडेंट है आपके पास में, ह्यूमिडिटी, है ना। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाऊंगा मैं, बेसिकली वहां की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है बढ़ती जाएगी, मतलब ह्यूमिडिटी कम होती जाएगी आपके पास में, है ना। और इफ मॉइस्चर कंटेंट इज लो, it can absorb and retain the moisture. Saturated layer is replaced by the unsaturated layer due to the air movement. If a movement of the air is greater, evaporation is greater. ज़्यादा से ज़्यादा हवाएं चलेगी, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा तापमान बदलेगा, तो उससे क्या होगा, वहाँ पे मोर इवेपोरेशन होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा बेसिकली क्या होगा, सैचुरेटेड हवा हटेगी, सैचुरेटेड हवा हटेगी, ऊपर से अनसैचुरेटेड हवा आएगी। ये याद रख सकते हैं हम लोग, है ना। अब फिर बात करते हैं हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु की, कंडेंसेशन। किसकी बात करते हैं, संक्षेपण कंडेंसेशन की बात करते हैं। यहां पे वाटर वेपर को हम क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द वाटर वेपर इनटू वाटर। आप क्या कर रहे हो कि जो वाटर वेपर है ना, आपके पास में गैस की फॉर्मेट में, उसको कंडेंस करके लिक्विड फॉर्मेट में, वाटर फॉर्मेट में लेके आ रहे हो, है ना। जल वाष्प को वापस जल में कन्वर्ट कर रहे हो, गैस को लिक्विड में लेके आ रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे कंडेंसेशन प्रोसेस कर रहे हो। यहाँ पे हीट जो है वह लॉस होगा। देखो हीट गेन कहाँ पे की थी, जब हमने गैस के अंदर कन्वर्ट किया था। अब गैस से लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो वापस हीट क्या है, रिलीज होगी। हीट क्या है, रिलीज होगी, लॉस ऑफ द हीट होगा। सो यहाँ पे जो भी मॉइस्ट एयर है, अगर उसको ठंडा किया जाए तो यहाँ पे वो एक लेवल पे आ जाएगी जहाँ पे वहाँ पे एडिशनल वो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी नहीं रहती उस हवा की, क्योंकि वो ठंडी हो चुकी है। यहाँ पे सब्लिमेशन भी एक और पॉइंट होता है। सब्लिमेशन में क्या हो रहा है दोस्तों आपके पास में, कि वह डायरेक्टली कंडेंस हो जाती है सॉलिड के अंतर्गत ही। सब्लिमेशन में क्या है आपके पास में, डायरेक्टली कोई भी चीज जो है, सॉलिड जो है, वह गैस में कन्वर्ट हो जाए, मतलब वो लिक्विड वाली प्रोसेस को स्किप कर दे आपके पास में। द एक्सेस वाटर वेपर कंडेंसेशन इनटू द लिक्विड फॉर्म्स एज वेल। तो कंडेंसेशन आपको समझ में आ गया है, जब भी एक्सेस होगी वाटर वेपर वो क्या हो जाएगी, कंडेंस हो जाएगी। अच्छा, इस कंडेंसेशन के लिए बेसिकली जैसे जो भी फ्री एयर है आपके पास में, जैसे हवा है, क्या हवा में डस्ट पार्टिकल्स देखने को मिलते हैं, डू वी हैव डस्ट पार्टिकल्स, क्या स्मोक होता है ना, जो छोटे छोटे स्मोक पार्टिकल्स होते हैं, सॉल्ट पार्टिकल्स होते हैं, ओशियन में क्या सॉल्ट होता है ना, क्या लगातार हवा के अंदर बेसिकली वो भी थोड़ा बहुत आगे पीछे, है ना, डस्ट के फॉर्मेट में या किसी और फॉर्मेट में ऊपर की तरफ उठता है, तो वो एक छोटे छोटे पार्टिकुलेट मैटर्स है जिसको हम नग्न आंखों से, नेकेड आई से नहीं देख पाते हैं। तो उन हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाइज के आसपास में, उस सॉल्ट्स के आसपास में वो क्या करते हैं, वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है। बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल जिसको हाइग्रोस्कोपिक कंडेंसेशन न्यूक्लियाई भी कहा जाता है, जी धीरे धीरे जैसे हवा कूल होती जाती है कंडेंसेशन होता जाता है। जैसे ये हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई है, पहले ये वाटर वेपर, फिर और वाटर वेपर, फिर और वाटर वेपर, फिर धीरे धीरे इसके चारों तरफ और वाटर वेपर, इस तरीके से वाटर वेपर्स जुड़ती जाती है और फाइनली यह एक बहुत ही बड़ी वाटर वेपर बन जाती है, वाटर ड्रॉपलेट बन जाती है और यह जमीन पे आ जाती है आपके पास में। समझ में आया ये पॉइंट आपको? दिस इज क्वाइट क्लियर। तो मॉइस्ट एयर जो है, नम हवा, जैसे ही किसी भी ठंडी ऑब्जेक्ट, ठंडी सरफेस पे पहुंचेगी तो उसका क्या हो जाएगा, कंडेंसेशन हो जाएगा। कंडेंसेशन कब होता है, व्हेन टेम्परेचर इज एट ड्यू पॉइंट। क्या अभी हमने थोड़े टाइम पहले ही पढ़ा था कि सैचुरेशन हो गया, है ना, ठंडी कोई भी सरफेस के आसपास में आकर के हवा
ठंडी हो जाएगी आपके पास में, ड्यू पॉइंट हो जाएगा उसका। कंडेंसेशन डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ द कूलिंग एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर, है ना। तो ऑब्वियसली यहाँ पे कि कितना ठंडी सरफेस है, उतना जितनी ठंडी सरफेस होगी उतना ही जल्दी ठंडा क्या हो जाएगा आपके पास में, ड्यू पॉइंट जल्दी आ जाएगा। जैसे कि ये वाटर बॉटल, अब इसमें पानी ज़्यादा ठंडा नहीं है तो इसके आसपास में क्या नहीं है, वाटर कंडेंस नहीं है। अगर मैं फ्रिज से एक वाटर बॉटल लगा करके इसके पास में रख दूं तो क्या होगा, वो कूलर सरफेस है। सेम हवा में, सेम रूम में पड़े होने के बावजूद भी उस वाटर बॉटल को जो ज़्यादा ठंडी है, ज़्यादा कूल है, उसके आसपास में ज़्यादा ड्यू, ज़्यादा कंडेंसेशन होने वाला है। इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द वॉल्यूम ऑफ एयर, द टेम्परेचर ऑफ द एंड द प्रेशर एंड द ह्यूमिडिटी। तो कंडेंसेशन भी काफ़ी फैक्टर्स पे डिपेंड करता है दोस्तों आपके पास में, है ना। और ये जितने भी बादल वगैरह जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं ना, ये भी बेसिकली क्या है, ये वाटर वेपर्स ही तो है, ये क्या है, जलवाष्प ही तो है, जो ऊपर की तरफ उठे और अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनाए इन्होंने, है ना। सीरस, सीरोस्ट्रेटस, एल्टोस्ट्रेटस, क्यूमुलस, क्यूमुलोनिम्बस, है ना, अलग अलग टाइप के बेसिकली जो क्लाउड्स बना दिए इन्होंने, ये है क्या, सारे वाटर वेपर, है ना। वाटर वेपर जो है हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई, डस्ट, स्मोक, सॉल्ट, किसी के भी चारों तरफ क्या है, कंडेंस हो जाते हैं एंड देन दे आर फॉर्मिंग स्ट्रक्चर्स लाइक दिस। ये पॉइंट आपको याद रहेगा, ठीक है। तो कंडेंसेशन कब होता है, इट कंडेंसेशन टेक्स प्लेस व्हेन एयर टेम्परेचर इज रिड्यूस्ड टू द ड्यू पॉइंट, when both the volume and temperature is reduced। टेम्परेचर रिड्यूस का मतलब क्या हो गया कि सर यहाँ पे कूलिंग हो रही है, क्या हो रही है, कूलिंग हो रही है। अच्छा, यहाँ पे वॉल्यूम रिड्यूस करने का क्या मतलब हो गया, अक्सर अब आयतन कम है, मतलब प्रेशर बढ़ा दिया आपने, वापस वही कूलिंग, हायर प्रेशर लोअर द टेम्परेचर। व्हेन द मॉइस्चर इज एडेड टू द एयर थ्रू द इवेपोरेशन, यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, कंडेंसेशन में क्या कर रहे हैं, मॉइस्चर कैसे ऐड कर रहे हैं, इवेपोरेशन से ऐड कर रहे हैं। डिक्रीज इन द एयर टेम्परेचर मोस्ट फेवरेबल कंडीशन होती है कि जब भी आपके पास में तापमान में कमी देखने को मिलेगी तब तब हमको क्या देखने को मिलेगा, कंडेंसेशन देखने को मिलेगा। अगर वह सरफेस पे हो रहा है जहां पे हम बैठे हैं तो ड्यू पॉइंट है वो, है ना। अगर ऊपर हो रहा है तो वहां पे बादल बना दिए उसने, है ना, ये चीज को याद रख सकते हैं। सो आफ्टर कंडेंसेशन, कंडेंसेशन के बाद में क्या होगा, वाटर और मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर टेक्स फ्रॉम द फॉर्म ऑफ द ड्यू, फ्रॉस्ट, फॉग और क्लाउड। तो यहाँ पे चार चीजें बन सकती हैं, चार चीजें हो जाएगी, या तो ड्यू बन जाएगा, या फ्रॉस्ट बन जाएगा, या फॉग बना देगा, या क्लाउड बना देगा आपके पास में। तो द फॉर्म्स ऑफ द कंडेंसेशन कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द टेम्परेचर एंड द लोकेशन, है ना। और कंडेंसेशन टेक्स प्लेस व्हेन ड्यू पॉइंट इज ग्रेटर देन द फ्रीजिंग पॉइंट। तो ड्यू पॉइंट जो है अगर आपके फ्रीजिंग पॉइंट से ज्यादा है, या फिर फ्रीजिंग पॉइंट इज ग्रेटर देन द ड्यू पॉइंट, तो इस डिफरेंस के कारण बेसिकली क्या हो रहा है, कंडेंसेशन की प्रोसेस आगे बढ़ रही है। और इसी के कारण डिपेंड करेगा कि सर रेन होगी, स्नो होगी, स्लीट होगा, या हिल्स फॉर्मेशंस होने वाले। आई होप ड्यू, मिस्ट, फॉग, रेन, हेल, स्नो, ये सारी चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे। जब क्लाउड बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, बहुत हैवी हो जाते हैं, ज़्यादा वाटर ड्रॉपलेट्स उसमें होती हैं, तो पानी धीरे धीरे जो है पृथ्वी की तरफ, अर्थ की तरफ आने लग जाता है बारिश के रूप में, फॉग, मिस्ट, ड्यू या स्नो या हेल के रूप में, डिपेंडिंग के किस हाइट पे हैं, हाउ कोल्ड इट गॉट हाई अप इन द एटमॉस्फेयर, है ना, कि किस हाइट पे हैं। तो ज़्यादा हाइट पे होगा तो वो क्या होगा, ज़्यादा ठंडा होगा, और ज़्यादा ठंडा होगा तो वो फिर वो आइस क्रिस्टल्स या हिल्स वगैरह बनाएगा। अदरवाइज यहाँ पे जो है रेन, फॉग, ड्यू एंड मिस्ट की फॉर्मेट में यह आने वाला है, ठीक है। अब इसके अंदर का बेसिक डिफरेंस है, यह भी हम जानने की कोशिश करते हैं दोस्तों। सो अर्लियर वी वर क्लियर अबाउट व्हाट इज फॉग एंड ड्यू। फॉग क्या है आपके पास में, दिस वॉज नथिंग बट द थिक क्लाउड्स। आपके पास क्या था, ये दे वर द क्लाउड्स जो बेसिकली आपके पास में अर्थ सरफेस के आसपास में नजर आ जाते हैं, उसी को हम फॉगी सिचुएशन से कहते हैं ना, कि सर सिचुएशन इज बिट फॉगी, कोहरा ज्यादा हो चुका है आपके पास में। जबकि इसकी जगह पे ड्यू क्या होता है आपके पास में, ड्यू के अंदर बेसिकली हम संघनन की प्रक्रिया देखते हैं, कंडेंसेशन देखते हैं। कहाँ पे देखते हैं आपको, अर्थ सरफेस के आसपास में, कोई भी सरफेस हो सकती है, रॉक हो सकती हैं, वॉल्स हो सकती हैं, लीव्स हो सकती हैं, फ्लावर्स हो सकते हैं, प्लांट्स, वेजिटेशन, ग्रास, ऑन एनी सरफेस विच इज कूलर, आपके पास में कंडेंसेशन की प्रोसेस उस पर होगी एंड यू विल बी एबल टू सी द ड्यू ऑन दैट सरफेस, राइट। तो फॉग और ड्यू के बीच में डिफरेंस देखना चाहिए। जनरली ये कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस के अंदर रात को होने वाले फिनोमिना है और मॉर्निंग में ये ऑब्जर्व किए जाते हैं, है ना, क्योंकि जैसे जैसे रातें बड़ी होती हैं, लंबी होती हैं कोल्ड विंटर्स के अंदर, और वहां पे बेसिकली टेम्परेचर लो हो जाता है, और जब क्लाउडी सिचुएशन है तो मॉर्निंग में हमको क्या दिखेगा, फॉग।
और अगर क्लाउडी सिचुएशन नहीं है तो जनरली कंडेंसेशन हो जाएगा और हमको क्या दिखेगा, ड्यू दिखेगा आपके पास में। आई होप वी आर क्वाइट क्लियर ऑन दैट। तो ड्यू क्या है आपके पास में, जब कोई भी मॉइस्चर जो है वो डिपॉजिट होने लग जाए वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्मेट में किसी भी कूलर सरफेस के ऊपर, है ना, सॉलिड ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, है ना, रेदर देन अ न्यूक्लियाई इन एन एयर अबव द सरफेस, जैसे कि कोई स्टोन, ग्रास, ब्लेड, प्लांट एटसेट्रा, लीव एटसेट्रा के ऊपर अगर यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स जो है वो कंडेंस होना शुरू कर दे, इसको ही हम ड्यू कहते हैं, इसी को हम लोग ऑस कहते हैं आपके पास में, है ना। अच्छा, क्या क्या चीज चाहिए आपके पास में, सबसे पहला तो क्लियर स्काई चाहिए। अच्छा, क्लियर स्काई कब होता है आपके पास में, जब हाई प्रेशर कंडीशन हो, मतलब जब आपके पास में क्या हो, कोल्ड या फिर जिसको मैं कह दूं आपके पास में विंटर्स की सिचुएशन हो। कौन सी सिचुएशन दोस्तों, सर्दियां आपके पास हो, काम एयर होनी चाहिए। द एटमोस्फियर, द वेदर फिनोमिना शुड ऑल्सो बी काम, इट शुड नॉट बी दैट मच, जैसे कोई टर्बुलेंस नहीं होना चाहिए, कोई टेम्परेचर ज़्यादा आपके पास में वेरी नहीं करना चाहिए आपके पास में, और हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी चाहिए आपके पास में। अच्छा, हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी कब होगी आपके पास में, हमने ह्यूमिडिटी को क्या कहा था कि सर एटमॉस्फेयर के अंदर, वायुमंडल में जितनी आर्द्रता, जितनी जलवाष्प प्रेजेंट है उसको हम ह्यूमिडिटी कह रहे हैं। अगर वेट में हमने कैलकुलेट किया तो एब्सोल्यूट बोल दिया था, अगर उसको परसेंटेज में हमने कैलकुलेट किया तो हमने उसको रिलेटिव बोल दिया था, राइट। तो यहाँ पे कह रहा है कि ये हाई होनी चाहिए, मतलब वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा होनी चाहिए। अच्छा, वाटर कंटेंट ज्यादा होगा, वाटर वेपर ज्यादा होगी, तभी तो कंडेंसेशन हो पाएगी, तभी तो ड्यू ड्रॉप्स बनेगी, है ना। तो कोल्ड और लॉन्ग नाइट्स होनी चाहिए। अच्छा, कोल्ड और लॉन्ग नाइट्स कब होती है, जनरल विंटर कंडीशंस के अंदर, सर्दियों के अंतर्गत ये फिनोमेना आमतौर पे उत्तर भारत में हर जगह देखा जा सकता है दोस्तों। क्या हमारे कार के शील्ड के ऊपर भी लगभग रात को ये चीज देख सकते हैं आप लोग, कोई भी सॉलिड सरफेस के ऊपर ये दिख सकती है। इट नीड नॉट ओनली बी द वेजिटेशन बट एनी सरफेस, एनी मेटल, यू कैन ऑब्जर्व दिस। फिर एक और चीज होती है फ्रॉस्ट, जिसको हम कहते हैं कि सर पाला पड़ा, क्या पड़ा इस बार, पाला। अच्छा, पाला या फ्रॉस्ट सिचुएशन क्या होती है आपके पास में कि सर वही कोल्ड सरफेस के ऊपर ही कंडेंसेशन होगा, पर इस बार कंडेंसेशन जो हो रहा है वो आसपास के अंदर टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री से कम है, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे जाकर के कंडेंसेशन हो रहा है। अच्छा, कंडेंसेशन अगर 0 डिग्री से ऊपर है तो इसका क्या मतलब हुआ कि सर ये लिक्विड ड्रॉपलेट्स ड्यूज बनाएगा। अगर 0 डिग्री से नीचे, फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे है तो इसका क्या मतलब हुआ, सर यहाँ पे वही ड्रॉपलेट्स आइस क्रिस्टल्स में कन्वर्ट हो जाएगी, फ्रॉस्ट सिचुएशन हो जाएगी। तो ड्यू और फ्रॉस्ट में सिचुएशन में डिफरेंस क्या हुआ कि सर एक फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर है ड्यू और वही कंडेंसेशन अगर फ्रीजिंग पॉइंट के नीचे हो रहा है संघनन, तो उसको हम क्या कह देंगे दोस्तों, फ्रॉस्ट सिचुएशन बोल देने वाले हैं। तो एक्सेस मॉइस्चर जो डिपॉजिट हो जाएगा यहां पे आइस क्रिस्टल्स की फॉर्मेट में, जबकि ड्यू के अंदर क्या बन रहा था, वाटर ड्रॉपलेट्स बन रहे थे। यहां पे आइडियल कंडीशन क्या होगी ड्यू फॉर्मेशन के लिए, एक्सेप्ट एयर टेम्परेचर मस्ट बी एट द लो और बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट। तो दोनों के लिए बाकी सारी सिचुएशन सेम रहेगी, बस एक ही चीज है कि सर आपके पास में एयर का टेम्परेचर जो है वो कितना होना चाहिए, हवा का टेम्परेचर 0 डिग्री से भी कम होना चाहिए, तभी आपके पास में क्या बनेगा, फ्रॉस्ट वाली सिचुएशन होगी। ठीक है, तभी फ्रॉस्ट वाली सिचुएशन होगी। क्या कभी ऐसी सिचुएशन देखी है आपने? अच्छा, ये कहाँ देखने को मिलती है, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, फ्रॉस्ट सिचुएशन देखने को मिलती है। कब देखने को मिलती है, अर्ली मॉर्निंग, है ना, अर्ली मॉर्निंग फ्रॉस्ट देखने को मिलती है आपको। फिर दो और सिचुएशन है, फॉग एंड मिस्ट। फॉग एंड मिस्ट ना, फॉग तो मतलब वही है कोहरा जिसको हमने कह दिया। फिर मिस्ट क्या होती है, मिस्ट का मतलब हो गया सर धुंध, जिसको हम लोग कह देते हैं कि धुंध और कोहरा दोनों अलग चीज है, फॉग एंड मिस्ट। अच्छा, फॉगी सिचुएशन में क्या है, मैंने क्या बताया था कि सर लगभग अर्थ की सरफेस के आसपास में क्लाउड्स पहुंच चुके हैं। क्या पहुंच चुके हैं, जो बादल हैं पृथ्वी के सरफेस के आसपास तक पहुंच चुके हैं कि आप आराम से बेसिकली क्या कर पा रहे हैं, इनको टच कर पा रहे हैं, यू आर एबल टू टच द सरफेस, है ना। तो सरफेस के ऊपर ही बेसिकली आपको बादल, क्लाउड दिखलाएंगे, है ना, वेरी नियर टू द ग्राउंड, इसको हमने फॉग कह दिया था। लार्ज एयर मास, है ना, of water vapor, if its temperature falls all of the sudden condensation takes place within itself and the fine dust particle। तो वही एक तो है बादल, बादल में क्या है, खाली वाटर वेपर, पर इसी एरिया के अंदर जो वाटर वेपर्स हैं, ये वाटर वेपर्स अगर कंडेंस होना शुरू हो जाए तो अब जो कोहरे में आप हाथ डालेंगे गीला नहीं होता है, पर अगर मिस्ट के अंदर हैं आप और वहां से बेसिकली अगर आप गुजर रहे हैं तो आपके कपड़े क्या हो जाएंगे, गीले हो जाएंगे। रीजन क्या है, दोनों ही लगभग फॉगी सी सिचुएशन है, क्लाउडी सी सिचुएशन है, बट एक में क्या हो रहा है, कंडेंसेशन हो रहा है, और एक में कंडेंसेशन नहीं है, क्लाउड इटसेल्फ इज एट लो एलिवेशन। ये चीज समझ सकते हैं, दिस सिचुएशन इज फॉगी सिचुएशन। देख सकते हैं बादल लगभग पहुंच पाए हैं आपके पास में, ठीक है ना। सो क्लाउड्स एट द
वेरी नियर टू द ग्राउंड सिचुएशन। अब मिस्ट क्या हुआ, मिस्ट के अंदर वही बात है, मॉइस्चर ज्यादा होगा, मॉइस्चर ज्यादा होगा आपके पास में। फॉगी सिचुएशन, ओनली डिफरेंस यहाँ पे क्या होगा आपके पास में कि सर मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा होगा, मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा होने से क्या होता है, कंडेंसेशन ज्यादा होगा आपके पास में, है ना। हर न्यूक्लियाई जो होगा उसके पास में थिकर लेयर ऑफ मॉइस्चर होगा और फ्रीक्वेंट माउंटेन्स के आसपास में देखने को मिलेगा। राइजिंग नोन एयर जो मीट्स है ना, मीट्स अ क्लाउड सरफेस एंड अप द स्लोप। तो अच्छा, इसके कारण क्या होगा कि जो भी क्लाउड सरफेसेस हैं, क्लाउड जो हैं वो बेसिकली ऊपर की तरफ जब उठेंगे, ऊपर की तरफ जब उठेंगे तो उनके अंदर बेसिकली क्या होगा, इस कोल्ड सरफेस के संपर्क में आने के कारण ये जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो यहाँ पे क्या कर जाएगा, क्या कर जाएगा, कंडेंस हो जाएगा, उसका संघनन हो जाएगा, राइट। सो अच्छा, फॉग क्या होगा, फॉग के अंदर बेसिकली यहाँ पे क्या है, ड्रायर देन द मिस्ट। फॉग क्या है, फॉग में भी बेसिकली सेम है, क्लाउड है बट वाटर वेपर कम है ना। अच्छा, मिस्ट में क्या है, सेम सिचुएशन, फॉगी सिचुएशन बट इस बार मॉइस्चर ज्यादा है, मिस्ट वाली सिचुएशन है। इट इज प्रिवेलेंट वेयर द वार्म एयर कम्स इन कांटेक्ट विद द कोल्ड एयर करंट। यहाँ पे मिनी क्लाउड्स बनेंगे आपके पास में, कंडेंसेशन टेक्स प्लेस अराउंड द न्यूक्लियर, डस्ट, स्मोक, सॉल्ट पार्टिकल्स एटसेट्रा एटसेट्रा। और इसी कारण मिस्ट के अंदर क्या होता है आपके पास में, ज्यादा ज्यादा कंडेंसेशन, ज्यादा वेट ज्यादा रहेगा। ये है मिस्ट। आप इस मिस्ट के अंदर से होते हुए निकलेंगे ना, मिस्ट के अंदर से होते निकलेंगे, एक तरफ से आप निकल अंदर घुसे तब यू आर ड्राई, है ना, कपड़े ड्राई थे, अंदर से निकले, बाहर निकले तो पूरा का पूरा बॉडी जैसे नहा के बाहर निकले हो। क्यों, रीजन क्या था उसका, ज्यादा मॉइस्चर था उसके अंदर, ज्यादा न्यूक्लियाई कंडेंसेशन ज्यादा हो रहा था। दिस पॉइंट इज ऑल्सो क्वाइट क्लियर। जबकि फॉगी सिचुएशन ये है, मॉइस्चर कम है, जनरली मॉर्निंग में देखने को मिलता है आपके पास में। अच्छा, ये चीज क्लियर हुआ। अच्छा, फॉग कब कब और कहां कहां पे बनते हैं। फॉग हमने एक बात बताया कि सर काम, लॉन्ग विंटर नाइट, है ना, ज्यादा एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस ना हो सर्दियों की रातों में। पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो वाटर सर्कुलेशंस हैं स्पेसिफिकली महासागरों के अंदर, ओशियन वाटर करंट्स दो तरह के होते हैं। मैंने बताया कि इक्वेटर के आसपास के हॉट करंट्स, है ना, पोल्स के आसपास के कोल्ड करंट। ये हॉट करंट और कोल्ड करंट जहां जहां पे मिलेंगे वहां फॉगी सिचुएशन पैदा होगी। कैसी सिचुएशन पैदा होगी, फॉगी सिचुएशन पैदा होगी, है ना। अच्छा, एग्जाम्पल मेरे को बता सकते हो कोई। देखो, घर के अंदर भी आप ये चीज देखने की कोशिश करो कि जब भी आप एक बाल्टी में गर्म पानी रखे रहते हो, फिर उसमें ठंडा पानी मिलाते हो, अचानक से वाटर वेपर्स, है ना। एक छोटा सा एग्जांपल मैं बता रहा हूं। अच्छा, ये वही जो बकेट के अंदर जो फिनोमिना हो रहा था, अब वही फिनोमिना कहां पे हो रहा है, हंड्रेड्स ऑफ द किलोमीटर्स ओशन के अंदर। यहां पे ये देखेंगे गल्फ स्ट्रीम हॉट स्ट्रीम है, हॉट करंट है, ऊपर से लैब्राडोर करंट आ रहा है नॉर्थ पोल के पास से, ये क्या है, कोल्ड करंट है ना। अच्छा, ये जहां पे ये दोनों मिलेंगे वहां पे क्या होगा, फॉगी सिचुएशन होगी। तो ये क्या नेविगेशन के लिए अच्छी जगह होगी क्या, आपके पास में जहाज जाएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, नहीं रहेगा। याद करने की कोशिश करो, टाइटैनिक भी टकराया था, सिचुएशन फॉगी है ना, आगे आइस ग्लेशियर से टकरा गए थे। तो ये नेविगेशन के लिए कभी भी ऐसी अच्छी जगह नहीं होती। पर ये अच्छी जगह किस लिए होती है, ये जगह है अच्छी होती हैं सिर्फ और सिर्फ, जैसे इन जगहों के अंदर जैसे फॉगी सिचुएशन से डेवलप हो जाएगी और यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा फिशेस पाई जाएगी। क्या पाई जाएगी, दे आर द फिशिंग ग्राउंड्स, दे आर द फिशिंग ग्राउंड। तो ये चीज समझ में आया। अब हम लैंड की बात नहीं कर रहे, वी आर टॉकिंग ऑन द ओशियंस, है ना। ओशन करंट्स में भी हॉट करंट कोल्ड करंट जहां मिलेंगे वहां पे फॉगी सिचुएशन होगी, वहां पे ज्यादा से ज्यादा क्या होगा आपके पास में, हाँ, मछलियां सबसे ज्यादा पाई जाएगी, तो उनको पकड़ने के लिए भी लोग ज्यादा जाएंगे, ज्यादा इंसिडेंट्स भी होंगे फिर वहां पे, है ना। चलो, ये चीज भी समझ में आ गई हमको। तो फॉग और मिस्ट समझ में आया, अच्छे से समझ में आ गया। चलो, विजिबिलिटी जो है आपके पास में लगभग पुअर और नियर टू द जीरो हो जाती है। दिल्ली के अंदर आपने कई बार ऐसे वीडियोस देखे होंगे, है ना, इंटरनेट के ऊपर, कि सर आगरा और यमुना एक्सप्रेस वे के ऊपर आपने देखा होगा, एक गाड़ी टकराई, फिर पीछे से एक और टकराई, फिर पीछे से एक और टकराई, और जिसकी टकराती जा रही वो भी बाहर निकल के वीडियो बना रहा है, अब मेरी गाड़ी से किसकी गाड़ी टकराने वाली है। समझने की कोशिश करो, रीजन क्या है आपके पास में, सर बिल्कुल ही पारदर्शिता जीरो है। इतना कोहरा है, इतना मॉइस्चर, इतनी डस्ट है उस एरिया में कि सर आप 50 मीटर 100 मीटर से आगे देख नहीं पाते। और जब गाड़ी की स्पीड चल रही होती है 80 100 120 के आसपास में, तो इट इज वेरी टफ टू कंट्रोल इट, है ना। सो विजिबिलिटी, दृश्यता शून्य हो जाती है लगभग। इट इज फॉर्म्ड इन द अर्बन एंड द इंडस्ट्रियल सेंटर। अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि सर ये फॉग वाली सिचुएशन यहीं पे बनती है, क्योंकि सबसे ज्यादा डस्ट, सबसे ज्यादा फॉसिल फ्यूल बर्निंग, सबसे ज्यादा पॉल्यूशन कहां होगा, यहीं होगा। अच्छा, इन सब चीजों के लिए जरूरी क्या है, हमने बताया कि क्लाउडी सिचुएशन के अंदर जब डस्ट पहुंच जाती है तो उस डस्ट के आसपास में वाटर ड्रॉपलेट कंडेंस हो जाती हैं, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियस,
है ना। और वही हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियस के कारण वहां पे क्या हो जाती है, ज्यादा से ज्यादा कंडेंसेशन, ज्यादा से ज्यादा कोहरा, फॉग, मिस्ट वाली सिचुएशन हो जाती है। तो जो फॉग स्मोक के साथ में मिक्स हो जाता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्मॉग, फॉग एंड स्मोक, है ना। अब यहां से तो बेसिकली मैंने क्या लिया, एसएम, और यहां से क्या लिया, ओजी, तो एसएमओजी, स्मॉग। तो स्मॉग में बेसिकली क्या है, इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर का स्मोक है आपके पास में। क्या इंडस्ट्री के अंदर मैं कभी भी कोई फर्नेस यूज कर रहा हूँ या फिर कोई भी चीज को गर्म करने के लिए, कोई संयंत्र को चलाने के लिए, इंडस्ट्री के अंदर एनर्जी कंजम्पशन के लिए, या फिर आउटब्रेक, आउट प्रोडक्ट के रूप में भी, बाय प्रोडक्ट के रूप में भी कोई ना कोई तो गैस यहाँ पे रिलीज की जा रही होगी, लगातार कोई ना कोई चीज बर्न हो रही होती है, तो वहां पे भी आप देख पाएंगे कि स्मोक इज डिटेक्टेड, है ना। तो जो स्मोक है वो एटमॉस्फेयर में पड़े फॉग के साथ में जुड़ के क्या बना देता है, स्मोक, एंड दिस इज वेरी डेंजरस, दिस इज वेरी डेंजरस। अच्छा, जल्दी से आप लोग होमवर्क लिख लीजिए और वीडियो के कमेंट के अंदर भी बताइएगा कि व्हाट आर नेगेटिव इंप्लीकेशन ऑफ द स्मोक, है ना। जो ये स्मोक बना है ना, स्मोक प्लस फॉग, है ना, कोहरे के साथ में धुएं के मिलने के कारण जो स्मॉग बना है, इसके नकारात्मक प्रभाव क्या, व्हाट आर इट्स नेगेटिव इंप्लीकेशंस, ठीक है। अच्छा, फिर हम आगे पढ़ते हैं क्लाउड्स। अच्छा, आपको मैं वापस उस बिंदु पे लेके आना चाहूंगा जहां पे मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि वातावरण में जितनी भी फॉर्मेट में वाटर वेपर है, वो वाटर वेपर जो गैस के फॉर्मेट में है, वो वापस लिक्विड की फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट होती है, कौन कौन सी चीजों में वो कन्वर्ट हो सकती है। हमने बताया कोहरा, मिस्ट, फॉग, स्मॉग, क्लाउड, प्रेसिपिटेशन, रेन, है ना, आइस क्रिस्टल्स, एटसेट्रा एटसेट्रा, स्लीट, हेलस्टॉर्म्स एटसेट्रा। अब उसी में से ही एक प्यार है हम लोग क्लाउड के ऊपर, जिसको हम लोग हिंदी में बादल लिख सकते हैं। तो यहां पे ये क्या है, मास ऑफ द माइन्यूट, ये इसको मिनट नहीं पढ़ेंगे, कई बच्चे इसको मिनट पढ़ते हैं, मिनट नहीं, इट इज माइन्यूट। क्या है इसका प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण होगा माइन्यूट। द मास ऑफ माइन्यूट वाटर ड्रॉपलेट्स और अ टाइनी क्रिस्टल्स ऑफ द आइस, कि सर आपके छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स इकट्ठे होकर के बहुत बड़ा इसका मास, बहुत ही बड़ा इसका क्या हो चुका है, द्रव्यमान हो चुका है। अब यह फ्लोट करते हैं आपके पास में 100 मीटर्स, 200 मीटर्स, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 10 किलोमीटर लंबे लंबे भी। जब हमने एयर मासेस के बारे में जानकारी ली थी तब हमने ये भी तो जाना था ना, कोल्ड एयर मास, हॉट एयर मास, हमने बताया था सर पूरे कॉन्टिनेंट को ढक लेते हैं, है ना। हालांकि बादल इतने बड़े तो नहीं होते, बट हाँ इनका द्रव्यमान भी बहुत बड़ा होता है। इनमें होगा क्या, इनके अंदर क्या होंगे, वाटर वेपर्स होने वाली हैं, पहली फॉर्मेट तो लिक्विड की फॉर्मेट में। दूसरा क्या होने वाला है आपके पास में, ज्यादा से ज्यादा अगर ये ऊपर जाकर के, क्या हमने क्या पढ़ा था, एडियाबेटिक लैप्स रेट, ऊपर जाएंगे तो एक निश्चित दूरी पे तापमान गिरता है। तो ज्यादा एलिवेशन पे, बादल तो बहुत ज्यादा एलिवेशन पे होता है। क्या हमने ट्रोपोस्फेयर के बारे में जानकारी ली थी, ट्रोपोस्फेयर इक्वेटर के ऊपर 14 किलोमीटर, पोल्स के ऊपर 8 किलोमीटर की हाइट तक, है ना। और हमने ये चीज की जानकारी ली थी कि सर बड़े से बड़े क्लाउड जो है लगभग 6 से 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक देखने को मिलते हैं। तो 8 किलोमीटर की हाइट तक सोचो तापमान कितना नीचे गिर जाएगा। क्या तापमान शून्य पे, जीरो पे भी जा सकता है, कैन इट बी एट द फ्रीजिंग पॉइंट, यस। तो वही वाटर वेपर, वही वाटर ड्रॉपलेट किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, आइस क्रिस्टल्स में। तो यह क्लाउड्स क्या है, दिस क्लाउड्स आर मास ऑफ वाटर ड्रॉपलेट एंड आइस क्रिस्टल्स, ठीक है। दे आर फाउंड बाय कंडेंसेशन। अच्छा, ये सारी चीज बनी क्यों, वाटर ऊपर गया, पानी को हमेशा सॉलिडिफाई होने के लिए कोई ना कोई सरफेस चाहिए। जब जमीन के आसपास होगा तो कोहरा, मिस्ट वगैरह, स्मोक वगैरह ये सब बनाने के लिए भी उसको डस्ट पार्टिकल, सरफेस या वेजिटेशन या कोई ना कोई चीज लगी थी। अब यहाँ पे उसको क्या चीज की जरूरत पड़ने वाली है, सर यहाँ पे उसको जिस चीज की आवश्यकता रहने वाली है वह है एक हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियस, जिसको हम पार्टिकुलेट मैटर भी कहते हैं, जिसको हम नग्न आंखों से, है ना, नहीं देख पाते, नेकेड आई से हम नहीं देख पाते। इतना छोटा सा वो होता है आपके पास में हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई। कोई भी डस्ट पार्टिकल हो सकता है, पार्टिकुलेट मैटर हो सकता है, जो बेसिकली माइक्रोन्स के अंदर होता है, बहुत ही छोटा। अब इसके चारों तरफ जो है बेसिकली वाटर ड्रॉपलेट कंडेंस होना शुरू होती है, फिर इसके चारों तरफ वाटर ड्रॉपलेट्स और कंटेंट होती है, फिर बड़ा बड़ा बेसिकली वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाता है। जब ये इतना बड़ा हो जाता है कि यह ग्रेविटी इसको झेल नहीं पाती है, तो बेसिकली क्या करता है, अंडर द ग्रेविटेशनल पुल यही रेन की फॉर्मेट में, प्रेसिपिटेशन की फॉर्मेट में, वर्षा की फॉर्मेट में नीचे आ जाता है। अच्छा, यही चीज अगर 0 डिग्री से नीचे हुआ, तो अगर यही चीज आइस क्रिस्टल की फॉर्मेट में हुई तो वही हेलस्टॉर्म के रूप में आ सकता है, वही आइस क्रिस्टल के फॉर्मेट में आ सकता है, वही स्लिट के फॉर्मेट में आ सकता है। तो ये जो नए शब्द आपने जाने, इसके लिए बेसिकली आपको कोई भी तरह का कौतूहल पैदा करने की आवश्यकता नहीं है। वी विल ट्राई टू मैनेज कि आप इस चीज के ऊपर भी जस्टिफाई कर पाए।
So condensation of the water vapor in the free air at the condensation elevation because of the formation of the some heights over the earth surface takes the various shapes. अलग अलग तरह का शेप ले लेते हैं, है ना। तो पृथ्वी मतलब जिसको मैं कह देता हूँ मीन सी लेवल से कितनी ऊंचाई के ऊपर अपने क्लाउड्स बन रहे हैं, अलग अलग तरह के आपके क्लाउड्स बनने वाले हैं। स्ट्रेटोक्यूमुलस, क्यूमुलस। जनरली हम लोग जो बचपन में जो बनाते थे, है ना, डायग्राम के अंदर, वो कौन से क्लाउड बनाते हैं? क्यूमुलस क्लाउड। कैसे क्लाउड बनाते हैं? क्यूमुलस क्लाउड, है ना। ये देखो सीरोस्ट्रेटस है, सीरोक्यूमुलस है, सीरस है ना, अल्टोक्यूमुलस है ना। और जो रेन मेकर होते हैं जिससे बारिश होती है वो कौन से? निम्बोस्ट्रेटस और क्यूमुलो निम्बस। ये दो तरह के क्लाउड्स होते हैं आपके पास में। आर वी क्लियर ऑन दैट? श्योरली एंड सर्टेनली वी आर मूविंग फॉरवर्ड। सो टाइप्स ऑफ द क्लाउड्स विल बी देयर कि सर किस ऊंचाई पे बने हैं, किस घनत्व के हैं, और कितनी इनकी पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी कितनी है ना, कितनी अपारदर्शिता है, कितने ट्रांसपेरेंट है, कितने ओपैक है ना, कितनी डेंसिटी है, कितनी हाइट है। इस बेस के ऊपर अलग अलग तरह के क्लाउड बनते हैं। सबसे पहला है सीरस, है ना। अच्छा, ये सीरस क्लाउड जितने भी होते हैं आपके पास में, ये लगभग 8 से 12 किलोमीटर की हाइट के ऊपर होते हैं। 8 से 12 किलोमीटर की हाइट के ऊपर होते हैं और फेदर लाइक अपीयरेंस होती है। इनकी अपीयरेंस कैसे होगी आपके पास में? फेदर, जैसे फेदर होता है ना आपके पास में, फेदर मतलब समझते हो पंख कैसा होता है? एकदम बीच में से तो बहुत ही ज्यादा डेंस, और साइड में से धीरे धीरे जाते जाते पंख कैसा हो जाता है? एकदम लाइट। तो पंख जैसा हो जाता है और लगभग हमेशा व्हाइट होता है कलर के अंदर, है ना। बहुत ही पतले क्लाउड होते हैं। डिटैच क्लाउड होता है। डिटैच मतलब बाकी सब क्लाउड्स अलग ही दिखेंगे, सीरस क्लाउड आपको अलग ही दिखेंगे, पंख नुमा आकृति की बहुत ही पतले से क्लाउड। कैसा दिखने में कैसे होंगे? ये रहे सीरस क्लाउड, है ना। तो आसमान में कभी भी ऐसे क्लाउड दिखे, सबसे ज्यादा एलिवेशन पे, जब तुम हवाई जहाज में उड़ रहे होंगे ना, सबसे ऊपर सबसे थिन आपको ये दिखने को मिलेंगे। 12 किलोमीटर के हाइट के ऊपर, 8 किलोमीटर के हाइट के ऊपर सीरस क्लाउड, थिनेस्ट, ठीक है। सबसे ज्यादा बेसिकली ये क्या होते हैं आपके पास में? फेदरी अपीयरेंस के अंदर होते हैं। अच्छा, फिर आते हैं क्यूमुलस, जिसको मेघपुंज भी कहा जाता है। क्यूमुलस क्लाउड क्या कहते हैं? क्यूमुलस क्लाउड। अच्छा, क्यूमुलस क्लाउड का क्या होता है आपके पास में? इसका एक बेस होता है। बचपन में याद करो, टीचर सिखाती थी कि नहीं सिखाती थी इस तरीके की कुछ स्ट्रक्चर बनाना? हाँ, सबने बनाए हैं बादल, ऐसे ही बनाए हम सबने बचपन के अंदर। तो जो वो बादल बनाते थे, है ना, वर्षा वाले बादल, जहां से फिर अपन लोग रेन दिखाते थे, वी यूज्ड टू शो सम रेन। तो ये वो वाले बादल, कौन से वाले बादल है बच्चों? क्यूमुलस क्लाउड, है ना। दिखने को ऐसा लगता है जैसे कॉटन वूल है आपके पास में, है ना, कपास का, ऊन का बेसिकली कोई गुच्छा सा छोड़ दिया है, तो कैसे एकदम जिगजैग रैंडम से ऐसी सिचुएशंस के अंदर आ जाता है। अच्छा, यहाँ पे इट एग्जिस्ट इन द पैचेस, मतलब ये कभी भी बादल अकेला नहीं होगा, है ना, ये डिटैच्ड नहीं होगा। इसके साथ में और भी क्यूमुलस क्लाउड होंगे, समझ रहे हो? हाँ, इट अकर्स इन पैचेस, है ना, इट अकर्स इन पैचेस, ग्रुप्स में होने वाला है। अच्छा, इसके हाइट क्या है? 4000 से 7000 मीटर, मतलब 4 किलोमीटर से 7 किलोमीटर की हाइट पे, एलिवेशन पे ये पाया जाने वाला है। एग्जिस्ट इन द पैचेस, स्कैटर्ड हियर एंड देयर, और इसका बेस क्या होगा? हमेशा फ्लैट। बेस क्या है? देखो, इस क्या है इसका? फ्लैट, मतलब नीचे से इसका जो बेस है वो क्या है? एकदम फ्लैट देखने को मिलता है। फोटोग्राफ में अगर आप देखने की कोशिश करेंगे बच्चों, तो क्यूमुलस क्लाउड कुछ ऐसे दिखते हैं। देखो, क्यूमुलस क्लाउड, ठीक है ना। अच्छा, क्यूमुलस क्लाउड की पहचान क्या बताई हमने? फ्लैट बेस होगा, और क्लाउड शेप कैसा होगा? कॉटन शेप्ड होगा, और 7 से 4 किलोमीटर की एलिवेशन पे होगा, और पैचेस में पाया जाएगा, ठीक है। फिर है स्ट्रेटस। अच्छा, स्ट्रेटस का मतलब भी क्या है? हम कहते हैं ना कि सर ये एक स्ट्राटा, ये दूसरा स्ट्राटा, ये तीसरा स्ट्राटा। स्ट्राटा का मतलब भी बेसिकली लेयर होता है। क्या होता है? लेयर होता है। जब भी कुछ क्लाउड्स हमको लेयर के अंदर पाए जाते हैं, परतदार होते हैं, तो हम उनको क्या कहते हैं? स्ट्रेटस क्लाउड, है ना। दे कवर्स अ लार्ज पोर्शन इन द स्काई। सबसे ज्यादा आसमान में कौन से बादल पाए जाते हैं? स्ट्रेटस क्लाउड्स पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा कौन से पाए जाते हैं? स्ट्रेटस क्लाउड पाए जाते हैं। जनरली यहाँ पे हीट लॉस के कारण, या फिर अलग अलग एयर मास की मिक्सिंग के कारण, अलग अलग टेम्परेचर के क्लाउड्स की मिक्सिंग के कारण अलग अलग लेयर बन जाती है, इनकी अलग अलग टाइप की लेयर बन जाती है। क्या बादल कई बार ऐसे दिखते हैं अपन को? आसमान में सबसे ज्यादा बादल इसी टाइप के दिखते हैं। ये कौन से क्लाउड्स है? स्ट्रेटस। दिखता है ना ऐसे, एक लाइन दूसरी लाइन। अच्छा, ये सब मिक्स क्यों नहीं हो गए? क्योंकि सर ये सब लोग अलग अलग क्या है आपके पास में? हीट लॉस अलग अलग है, अलग अलग इनका एयर मास है, अलग अलग इनका टेम्परेचर है ना। तो दैट इज वाई ये सब लोग मिंगल नहीं हो पा रहे, राइट। बट इन द लेयर्स, इन द स्ट्रेटस, इन द स्ट्राटा, स्ट्रेटस क्लाउड। फिर है निम्बस। निम्बस क्लाउड जो है
जो सबसे झमाझम मूसलाधार वर्षा करने वाले वो कौन होते हैं? निम्बस क्लाउड्स होते हैं। निम्बस क्लाउड जो होते हैं जनरली वो क्या होते हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ, वर्षा वाले, मतलब ब्लैक डार्क ग्रे होते हैं, मिड एल्टीट्यूड लेवल पे पाए जाते हैं, नियर अर्थ सरफेस। अच्छा, जब मैं कह रहा हूं आपके पास में यह मिडल लेवल्स पे पाए जाते हैं आपके पास में नियर द अर्थ सरफेस, तो इसका क्या मतलब हुआ कि सर जो हमारी अर्थ है आपके पास में, इसके अंदर जो ये ट्रोपोपॉज मिलेगा आपको, ट्रोपोपॉज जो जनरली अर्थ के इक्वेटर के आसपास में तो 14 किलोमीटर का है, पोल्स के आसपास में 8 किलोमीटर का है। इस एलिवेशन को हम लोग थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे, इस एलिवेशन को थोड़ा सा बच्चों ध्यान में लेते हुए चलेंगे। अब ये कह रहा है सर पोल्स के आसपास में क्या निम्बस क्लाउड होंगे? नहीं होंगे। तो यह लगभग आपके पास में मिड लैटिट्यूड्स के लेवल पे ही होगा, ट्रॉपिक्स और मिड तक, मतलब आपके पास में लगभग 40-50 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और 40-50-60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, इससे ज्यादा आगे नहीं जाएगा। कैसे? काले बादल मेघा तो बरसा, तो वो क्या बोल रहा है आपके पास में हाँ, ये निम्बस क्लाउड्स की बात कर रहा है, ठीक है। अच्छा, एक्सट्रीमली डेंस होंगे, बिल्कुल ही ओपैक होंगे, है ना, कई बार दिन में हो जाता है ना, रात सा बेसिकली हो जाता है। वो क्यों हो जाता है? घने काले काले बादल आ जाते हैं आपके पास में, सूर्य की किरणें भी पृथ्वी पे नहीं पहुंच पाती, शार्प और शेपलेस होते हैं, कोई शेप ही नहीं है इनका, कोई भी तरह का कोई शेप नहीं होता कि सर ये परतदार है क्या, कोई पंखदार है क्या, कोई कॉटन नुमा है क्या, नहीं, कैसे भी हो सकते हैं, ये काले बादल है ये, है ना, समथिंग लाइक दिस। देखो यहाँ पे आते आते थोड़ा सा इसमें क्यूमुलस वाले स्ट्रेट फीचर दिख रहे हैं, कॉटन बॉल से दिख रहे हैं, यहाँ पे आते आते थोड़ा स्ट्रेटस से दिख रहे हैं, कहीं पे थोड़े थोड़े एकदम लाइट से दिख रहे हैं, बट है क्या, जो भी बादल काला दिख रहा है वो क्या है? निम्बस। वो क्या है? निम्बस बादल हो गया आपके पास। समझ में आई भैया? क्यों? उनमें वाटर वेपर बहुत ज्यादा है, देखो सूर्य की किरणों को रोक देते हैं, सनलाइट्स को रोक देते हैं, है ना, पूरा दिन में अंधेरा कर देते हैं जब वर्षा होती है, तो शेपलेस होते हैं। तो कॉम्बिनेशन है बेसिक, 4 तो है बेसिक टाइप। सबसे पहला बेसिक टाइप हमको समझ में आ गया, स्ट्रेटस, सीरस, क्यूमुलस और निम्बस, है ना आपके पास में। अच्छा, इसके ऊपर ही बेसिकली जो है इनके हाइट्स के अनुसार हाई क्लाउड्स, सीरस, सीरोस्ट्रेटस, सीरोक्यूमुलस। सीरस पंखदार, अगर पंखदार और लाइन के अंदर है तो सीरोस्ट्रेटस, अगर पंखदार है और आपके पास में कॉटन शेप में है फ्लैट बेस के साथ में तो सीरोक्यूमुलस। मिडिल लेवल पे है तो एल्टोस्ट्रेटस, एल्टोक्यूमुलस। मिडिल वर्ड के लिए यहां पे एक वर्ड यूज किया जाता है एल्टो। क्या है? एल्टो, ठीक है ना। तो एल्टो एक गाड़ी भी आती है, आपको पता हो तो, सुजुकी की, तो है ना। हाँ, तो इसको कहते हैं कि मिड लेवल कार है, एकदम ही नीचे भी नहीं है, एकदम ही हाई फाई कार भी नहीं है ना, मिड लेवल है। तो यहाँ पे मिड लेवल क्लाउड्स के लिए भी हम लोग एल्टो स्ट्रेटस, एल्टो क्यूमुलस याद रख सकते हैं। लो क्लाउड्स के लिए, अच्छा बिल्कुल एकदम नीचे आ गया है तो हम लोग इसके लिए क्या वर्ड यूज कर रहे हैं आप लोग कि सर यहाँ पे क्यूमुलस और यहाँ पे भी निम्बो होंगे, तो स्ट्रेटो क्यूमुलस और निम्बो स्ट्रेटस क्लाउड। तो क्लाउड बहुत ही ज्यादा वर्टिकल डेवलपमेंट हो, वर्टिकल डेवलपमेंट। अच्छा देखो, कुछ क्लाउड्स ऐसे होंगे जो इस तरीके से वर्टिकली, है ना, ऊंचाई में, हाइट में बहुत ज्यादा फैले हुए, तो इनको नाम क्या देंगे हम लोग? क्यूमुलस, क्यूमुलोनिम्बस। क्या है ये? क्यूमुलस एंड क्यूमुलोनिम्बस। अच्छा, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स क्या करते हैं? बारिश करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? ये बारिश करेंगे। तो समझ में आया ये एलिवेशन के साथ साथ में, है। सबसे ऊपर कौन से क्लाउड्स है? 8 से 12 किलोमीटर के आसपास सीरस। कई बार आपके पास में हम कहते हैं ना, सन के चारों तरफ एक हेलो बन जाती है, तो वो कौन से होते हैं? सीरो स्ट्रेटस क्लाउड्स होते हैं आपके पास में, है ना। अच्छा, फिर मिडिल क्लाउड्स की अगर हम लोग बात करें तो एल्टो स्ट्रेटस और एल्टो क्यूमुलस बन जाएंगे। अच्छा, फिर हम लो की बात करें तो क्यूमुलस, स्ट्रेटो क्यूमुलस, मतलब यही क्यूमुलस लाइनदार, फिर है स्ट्रेटस, है ना, एक तरीके से लेयर टाइप बन गया आपके पास में। फिर है क्यूमुलोनिम्बस। क्यूमुलो के अंदर बेसिकली क्या हुआ? फ्लैट बेस, कॉटन टाइप। निम्बस मींस वाटर वेपर ज्यादा, बारिश करेंगे। सबसे ज्यादा झमाझम बारिश कौन करता है? क्यूमुलोनिम्बस। जहां पे भी निम्बस वर्ड आ गया मतलब समझ लो यहां पे ये क्या करेगा? बारिश करेगा, ठीक है ना। चलो, ये चीज समझ में आई? हाँ, जहां पे भी निम्बस शब्द आ गया, वो क्या करेगा? बारिश करने वाला क्लाउड है। देखो, जहां पे भी निम्बस क्लाउड्स आ गया, क्यूमुलोनिम्बस, स्ट्रेटोनिम्बस, एटसेट्रा एटसेट्रा, निम्बो स्ट्रेटस, है ना। चलो, चीज समझ में आ गई, क्लाउड समझ में आ गए, क्लाउड्स क्या होते हैं समझ में आ गए, एलिवेशंस के अनुसार इसके अंदर क्या क्या नाम होते हैं अलग अलग, वो सारे समझ में आए। अब हम वर्षा को, प्रेसिपिटेशन को समझने की कोशिश करते हैं कि सर जब संघनन की प्रक्रिया, कंडेंसेशन की प्रक्रिया लगातार चल रही होती है
तो बेसिकली आपके पास में फ्री एयर कंटिन्यूएशन होता रहता है उसके अंदर, और कंडेंस पार्टिकल जो होते हैं वो अपनी साइज में ग्रो होते जाते हैं धीरे धीरे। पहले कंडेंसेशन में इतना हुआ, फिर ज़्यादा वाटर ड्रॉपलेट, फिर और बड़ी, फिर और बड़ी, फिर और बड़ी ड्रॉपलेट, फिर और बड़ी ड्रॉपलेट, धीरे धीरे बेसिकली क्या हो जाती है आपके पास में एयर उसको अपने हाथ में नहीं रख सकती, तो वह बादल से, वह क्लाउड से वह ड्रॉपलेट्स नीचे गिरना शुरू हो जाती हैं। इट इज हार्ड फॉर द एयर टू होल्ड देम, दे फॉल ऑन द अर्थ सरफेस, है ना। वायु प्रतिरोध में विफलता हो जाती है और उन्हें पकड़ने के लिए पृथ्वी की सतह पर वह ड्रॉपलेट्स गिरने लग जाती हैं। द रिलीज ऑफ द मॉइस्चर आफ्टर द कंडेंसेशन ऑफ द वाटर वेपर इज कॉल्ड द प्रेसिपिटेशन। जलवाष्प के कंडेंस होने के, संघनन के बाद में जो नमी की रिहाई होती है उसको वर्षा कहा जाता है। अक्सर जो मेरा क्लाउड जो था, उस क्लाउड से बेसिकली क्या हो गया आपके पास में, वाटर ड्रॉपलेट्स स्टार्टेड फॉलिंग डाउन, वाटर ड्रॉपलेट्स कंडेंस होती गई, बड़ी होती गई, स्टार्टेड फॉलिंग डाउन, एंड दैट इज नोन एज प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन है ना, जिसको अवक्षेपण या वर्षा कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, अवक्षेपण या वर्षा। वर्षा उपयुक्त शब्द रहेगा आपके पास में। चलो, ये चीज समझ में आया आपको, है? अच्छा, ये प्रेसिपिटेशन जो होगा आपके पास में किसी भी क्लाउड के अंदर से दो तरीके से हो सकता है। एक तो उस क्लाउड की हाइट, उस क्लाउड का टेम्परेचर, है ना। अच्छा, अगर हाइट और टेम्परेचर दोनों बेसिकली फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे हैं तो वाटर ड्रॉपलेट आएगा। अगर फ्रीजिंग पॉइंट से ऊपर है, अच्छा फ्रीजिंग पॉइंट से ऊपर है तो वाटर ड्रॉपलेट आएगा। फ्रीजिंग पॉइंट से मतलब 0 डिग्री से नीचे है तो बेसिकली क्या हो सकता है, स्नोफॉल। क्या हो सकता है, स्लीट फॉल। क्या हो सकता है, बड़े बड़े वही वाटर ड्रॉपलेट्स एक दूसरे के ऊपर और कंडेंस होकर के और सॉलिडिफाई होकर के हेल बना सकते हैं, ओलावृष्टि हो सकती है, है ना। और नॉर्मल है तो फिर रेन तो है ही हमारे पास में। चलो, ये पॉइंट याद रहेगा आपको, दिस पॉइंट हैज टू बी क्वाइट रिमेंबर्ड। तो आपके पास में रेन में क्या है, लिक्विड फॉर्मेट में, जबकि ये हेल क्या है, सॉलिड मतलब आइस फॉर्मेट के अंदर है। पार्ट ऑफ द वाटर साइकिल है जिसको हमने ऑलरेडी समझ रखा है, इवेपोरेशन, ट्रांसपायरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन। ये चारों की चारों चीजें हमने लेसन की शुरुआत में सीख ली है। सो प्रेसिपिटेशन क्या है कि सर जब भी बारिश होगी लिक्विड फॉर्म में, उसको मैं प्रेसिपिटेशन कहूंगा, उसको मैं वर्षा लिखने वाला हूं। इन द फॉर्म ऑफ द स्नोफ्लैक, अगर वो स्नोफ्लैक की फॉर्म में होती है तब होगी जब मेरा तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कम होने वाला है। बर्फ के गुच्छे के रूप में तब वर्षा होगी जब तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कम होगा, है ना। अच्छा, तब तो स्नो हो गया। वाटर ड्रॉपलेट नॉर्मली स्नोफॉल के रूप में देखने को मिलेगा आपके पास में, परंतु दो और तरीके से भी हो सकता है 0 डिग्री से नीचे। एक स्लीट बना सकता है और एक हेल बना सकता है। स्लीट और हेल लगभग दोनों ही एक तरीके से दिखते हैं। एक जो है थोड़ा साइज में बड़ा होगा, एक साइज में छोटा होगा। एक साइज में ट्रांसपेरेंट होगा दिखने में और एक थोड़ा सा ट्रांसल्यूसेंट होगा, है ना, पारदर्शी कम होगा आपके पास में। उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। स्लीट क्या होती है, स्लीट में बेसिकली क्या है कि जो रेन ड्रॉप है, वर्षा की बूंदे हैं, वो फ्रोजन हो जाती है, वो जम जाती हैं, वापस धीरे धीरे वो रीफ्रोजन हो जाती है मेल्टेड स्नो वाटर के साथ में, है ना। स्लीट हैपन्स व्हेन लेयर ऑफ द एयर विद द टेम्परेचर ओवरलाइज ओवर द सफरीजिंग लेयर नियर द ग्राउंड। कि सर आपके पास में एक क्लाउड है, एक क्लाउड है, इस क्लाउड के अंदर टेम्परेचर क्या है बच्चों, 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट पे। क्या है ये, फ्रीजिंग पॉइंट पे। अच्छा, इस फ्रीजिंग पॉइंट से बेसिकली कुछ क्या निकला, आइस क्रिस्टल्स निकले, पर इसके नीचे बेसिकली क्या है आपके पास में, सब फ्रीजिंग, है ना। Its sleets happens when a layer of the air with the temperature of the freezing point overlies the sub-freezing layer near the ground। तो यहाँ पे नीचे जो क्लाउड है इस बार, है ना, जो नीचे जो भी क्लाउड है ना, यहाँ पे टेम्परेचर होगा सपोज 10 डिग्री सेल्सियस। तो यही क्या हो जाएगा आपके पास में, जो आइस क्रिस्टल्स गिरने वाले थे अब वो क्या हो गए, थोड़े मेल्ट हो जाएंगे, थोड़े मेल्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, वार्मर जो रेन ड्रॉप होगी, दिस लीव्स द एनकाउंटर्स कोल्डर एयर सो सॉलिडिफाइंग एंड रीच द ग्राउंड स्मॉल आइस पैलेट्स नॉट बिगर इन द रेन ड्रॉपलेट्स। तो यहाँ पे ये जो स्लीट्स होती है ना, ये ज्यादा बड़े नहीं होते, छोटे छोटे से होते हैं। क्या होते हैं, छोटे छोटे से होते हैं। जबकि क्यों, क्योंकि ऊपर से गिरे तो बड़े थे, परंतु एक गर्म क्लाउड के अंदर से होते हुए निकले एंड हैंस इनके अंदर बेसिकली क्या हो गया, ये पिघल गए, साइज में छोटे हो गए, ट्रांसल्यूसेंट हो गए। समझ में आई बात आपको। तो ये इस फॉर्मेट में दिखते हैं अपन को। अभी कुछ दिनों पहले माउंट एवरेस्ट नहीं, माउंट आबू के अंदर बेसिकली ऐसा देखने को मिला है आप सभी को। हाँ, सोशल मीडिया पे काफी पोस्ट देखने को मिली होगी, न्यूज मीडिया में देखने को मिली होगी। ये सारी क्या है, स्लीट। ये क्या है, स्लीट। अच्छा, क्यों हुआ, क्योंकि सर एक क्लाउड ऊपर जो फ्रीजिंग 0 डिग्री के ऊपर है, वहां से कुछ आइस क्रिस्टल्स निकले, गिरने थे जमीन के ऊपर हेल की फॉर्मेट में, पर नीचे एक गर्म बादल आ गया जिसने थोड़ा सा उनको पिघला दिया पहले गिरने से पहले ही, एंड हेंस वो पूरी पहुंचते, बट नॉट एज अ बिगर रेन ड्रॉप्स बट एज अ स्लीट। चलो, तो समझ में आया स्लीट और
ग्रुपल्स के अंदर। ग्रुपल्स में क्या होगा, स्लीट में क्या होगा, यहाँ पे आप चीज अगर देखेंगे तो एक ज्यादा है ट्रांसल्यूशेंट है आपके पास में, जबकि अगर यही चीज थोड़ा और ओपेक हो जाए तो इसको ग्रुपल्स कहा जाता है। ये पैलेट्स की फॉर्मेट में होगा आपके पास में, ठीक है। सो रेन कब होगी, व्हेन फ्रोजन प्रेसिपिटेशन मेल्ट्स एंड रीचेस द ग्राउंड एज रेन, वाटर ड्रॉपलेट की फॉर्मेट में आया तो। फ्रीजिंग रेन, फ्रोजन प्रेसिपिटेशन मेल्ट्स एंड द वार्म एयर एंड रेन फॉल्स एंड फ्रीजेस ऑन द कोल्ड सर्फेस। स्लीट कब होगी, फ्रोजन प्रेसिपिटेशन मेल्ट्स इन द shallow warm air and then refreezes into the sleets before reaching the surface। अच्छा, स्नो कब होगा, स्नो फॉल्स थ्रू द क्लाउड एयर एंड रीचेस द सरफेस, कि सर सीधा बादलों से गिरा और गिरते ही जा रहा है, क्रिस्टल फॉर्मेट में, ठीक है ना। तो ये अलग अलग फॉर्मेट ले सकता है आपके पास में, है ना। अच्छा, रेन समझ में आ गया, हाँ, स्नो समझ में आया, हाँ, स्लीट समझ में आया आपके पास में कि रेन दैट फ्रीजेज एज इट फॉल्स, जब बारिश धीरे धीरे गिरते टाइम फ्रीज हो जाए, जब वही वाटर ड्रॉपलेट्स देखो छोटी छोटी सी वाटर ड्रॉपलेट्स, ये क्या है, छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स है बट फ्रीज हो गई, राइट। यही चीज आपके पास में ओपैक हो जाए तो क्या बोल दूंगा इसको, ग्रुपल्स। क्या बोल दूंगा, दे आर नथिंग बट द ग्रुपल्स। तो ये चीज समझ में आई अपन को। एक और चीज अब इसके साथ में है हेलस्टॉर्म। कई बार आपने देखने की कोशिश की कि सर बारिश की बूंद तो बहुत छोटी होती है, पर हेलस्टॉर्म जो ओले गिरे वो इतने बड़े, इतने बड़े बड़े ओले, लगभग एक आप मान सकते हो टेबल टेनिस बॉल जितने बड़े ओले हो सकते हैं आपके पास में, है ना, उससे लेकर के एक एप्पल शेप के भी ओले हो सकते हैं। भाई साहब ये तो बहुत खतरनाक चीज है। और सोचो कितनी एलिवेशन से गिरते हैं, 5-10 किलोमीटर की हाइट से गिर रहे हैं, कितना वेग होगा और कितना सॉलिड होता है। अपन किसी को फेंक के भी मारते नॉर्मल चीज तो कितनी जबरदस्त लगती है, तो सोचो ये कितनी डैमेजिंग चीज हो सकती है ना। इसी कारण हेलस्टॉर्म को हम डिजास्टर के रूप में भी लेते हैं, क्रॉप फेलियर के टाइम भी इसको पढ़ा जाता है। तो हेलस्टॉर्म क्या है, हेलस्टॉर्म के अंदर बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तब जब when drops of the rain freezes and strong wind carry them higher into the clouds। ये चीज समझने की कोशिश करना। बेसिक क्या है, यहां पे ये क्लाउड है, क्लाउड का टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस। यहां पे एक रेन ड्रॉप है जो बेसिकली क्या हो चुकी है, आइस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुकी है। यह ग्रेविटी के साथ में नीचे जाती है, पर हमने क्या बताया कि हवा ऊपर की तरफ बह रही है, गर्म हवा ऊपर की तरफ बह रही है, तो वही हवा इसको क्या करती है, ऊपर की तरफ उछालती है। ऊपर वापस एक क्लाउड है जिसका टेम्परेचर क्या है, 0 डिग्री से नीचे है। तो अब उसी आइस क्रिस्टल्स के चारों तरफ एक और लेयर जुड़ जाती है, फिर एक हवा इसको और ऊपर लेके जाती है, वहां पे भी टेम्परेचर 0 से कम है आपके पास में, और हैंस अब इस बड़े हिलस्टॉर्म के आसपास में और आइस और वाटर कंडेंस हो जाता है, तो धीरे 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 बड़ा हो जाता है। पर एक टाइम के बाद में अब हवा भी इसको ऊपर नहीं ले जा सकती, एडवेक्शन करंट भी इसको ऊपर नहीं ले जा सकता, इतनी साइज बड़ी हो चुकी है कि इट विल स्टार्ट फॉलिंग ऑन द ग्राउंड इन द ग्रेविटी, और फिर आता है आपके पास में हेल, हाँ, हेल स्टॉर्म्स, ठीक है ना। सो इट फॉर्म्स व्हेन द ड्रॉप ऑफ द रेन फ्रीज एंड स्ट्रॉन्ग विंड कैरी देम हायर इनटू द क्लाउड, और फिर इसके ऊपर एक लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर जुड़ती जाती है। तो होती तो शुरुआत में ये भी बेसिकली स्लीट की तरह वाटर ड्रॉपलेट्स ही हैं, पर वाटर ड्रॉपलेट्स के ऊपर और पानी कंडेंस होता है, फिर बर्फ हो जाती है, और जमा पानी, फिर और बर्फ जम जाती है, तो धीरे धीरे वो साइज में बड़ा 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 इतना बड़ा हो जाता है। फिर वह गुरुत्वाकर्षण में पृथ्वी की तरफ गिरना शुरू हो जाता है, क्योंकि हवा इसको इतनी बड़ी बॉल्स को झेल नहीं पाती है, ठीक है। तो हेलस्टॉर्म क्या है, जब रेन ड्रॉप रिलीज होती हैं क्लाउड से, है ना, वो सॉलिडिफाई हो जाती है स्मॉल राउंडेड सॉलिड आइस पीसेस के अंदर, वो अर्थ की सरफेस पे पहुंचती है। दे आर फाउंड बाय द रेन वाटर पासिंग थ्रू द कोल्डर लेयर, है ना। रेन वाटर जो है आपके पास में निकल रहे हैं, अगर यहाँ पे टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है, इसके नीचे के क्लाउड का टेम्परेचर जो है आपके पास में 0 डिग्री सेल्सियस है, तो अब जो रेन ड्रॉप आएगी क्या वो फ्रीज हो जाएगी, दे विल फ्रीज, है ना। फिर वो नीचे जाएगी, और है आपके पास में नीचे के अंदर, तो यहाँ पे और ये रेन ड्रॉप और बड़ी हो जाएगी, फिर और बड़ी हो जाएगी, फिर कन्वेक्शन करंट वापस ऊपर उठाएगा, वापस नीचे आएगी, फिर और बड़ी हो जाएगी। तो इस तरीके से ओला क्या है, हेल क्या है, रिबिल्ड होते रहते हैं, दे कीप ऑन रिबिल्डिंग, ठीक है। अच्छा, फिर क्या है, हैव द सेवरल कॉन्सेंट्रिक लेयर, तो मतलब आपके पास में ये एक सिंगल टाइम में नहीं बनते, पहले एक लेयर बनती है, फिर दूसरे क्लाउड में दूसरी लेयर, फिर तीसरे क्लाउड में पहुंचे तो और पानी जुड़ा, सॉलिडिफाई, फिर पांचवा, लास्ट में जाते जाते हमारे पास में पूरा हेलस्टॉर्म बड़ा सा बन जाता है। कॉन्सेंट्रिक लेयर वन ओवर अदर, ये कुछ इस फॉर्मेट में होता है मेरे दोस्तों, ये देख पा रहे हैं आप लोग, ये देखिएगा। पहले तो आइस क्रिस्टल, छोटा सा, सबसे पहले आइस क्रिस्टल्स, अब ये क्लाउड क्या है 0 डिग्री टेम्परेचर पे, आइस क्रिस्टल बन गया इसके अंदर,
जो पानी वाटर वेपर जो थी कंडेंस हो गई, वाटर ड्रॉपलेट बन गई, पर तापमान 0 से नीचे है तो आइस क्रिस्टल बन चुका है, बर्फ जम चुकी है ना। इट कॉट इन टू अपड्राफ्ट, जो पानी ऊपर, हवाएं ऊपर की तरफ बह रही है बादल के अंदर भी, तो अपड्राफ्ट के अंदर है। अब आप कहेंगे ऊपर की तरफ क्यों बह रही है, तो याद करो जब मैंने कहा था कन्वेक्शनल एयर करंट, कन्वेक्शनल करंट के बारे में पढ़ा था अपन ने, हवाएं ऊपर की तरफ भी बहती है। तो यही क्रिस्टल्स जो होते हैं बहुत ही छोटे छोटे टाइनी टाइनी छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं, तो हवा में आप फूंक से उड़ा सको, तो सोचो हवाएं कितनी तेज बहती है, तो वो भी इन वाटर क्रिस्टल्स को ऊपर लेके जाती है, आइस क्रिस्टल्स को। ये ऊपर गया और आइस जुड़ी साथ में, ऊपर गया और आइस जुड़ी साथ में, तो हेलस्टॉर्म धीरे धीरे बनते हैं थ्रू द वेट एंड ड्राई ग्रोथ विद द सुपर कूल्ड ड्रॉपलेट्स। इतना बड़ा हो गया कि इट इज टू हैवी टू स्टे अपड्राफ्ट, तो अब ये हवाएं इसको ऊपर कैरी नहीं करती, फिर वहां से छोड़ देती नीचे की तरफ। द ग्रोथ कंटिन्यूज टू फॉल्स ऑन द ग्राउंड, है ना। तो आपके पास में नीचे पहुंचते हैं, जैसे ऊपर पहुंचते हैं तब भी इनकी ग्रोथ हो रही होती है, जब ये नीचे पहुंचते हैं तब भी इनकी ग्रोथ हो रही होती है। आर वी क्लियर ऑन दैट बच्चा? चलो शाबाश। पूरा ये याद रखना, अगर आपके पास में मेंस में भी आ जाए, प्री में भी आ जाए, आपको पता होना चाहिए, है ना। रेन ड्रॉप्स मूव अपवर्ड, धीरे धीरे साइज में बड़ी हो गई। रेन फ्रीजेज इनटू हिल एंड ग्रो लार्जर, और ये नीचे की तरफ दिखा देना, ज़्यादा अपन को कुछ नहीं। इसी डायग्राम को आपको स्लोली एक 10 सेकंड 15 सेकंड में बना सको, इस तरीके से बना लो। मैं इसके अंदर आपको 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, है ना। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सर फ्रीजिंग लेवल से ऊपर बताना है, यहाँ पे हिल फॉर्मेशन हो रहा है ना। अप ड्राफ्ट में ऊपर जा रहा है और कूल डाउन ड्राफ्ट में यह हिल नीचे पहुंच रहा है आपके पास में। दैट्स इट। ये पूरी स्ट्रक्चर होती है आपके पास में। हिल जो है आपके पास में, हिल ग्रो इन द क्रॉस सेक्शन, पहले 5 mm से बेसिकली बनना होता है आपके पास में, फिर कॉन्सेंट्रिक लेयर्स बनती जाती है एक्रीशन के थ्रू, रैंडम थर्मलिंग एक्रीशंस इन ऑल द साइड्स, दैट इज द 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर तक का भी यह हो सकता है। 6 सेंटीमीटर इज लाइक 2 इंचेस। इट्स वेरी वेरी डेंजरस। चलो अब हम वर्षा के प्रकार पढ़ने की कोशिश करते हैं दोस्तों, है ना। वर्षा के प्रकार अगर हम बेसिकली पढ़े यहाँ पे, तो कई प्रकार की वर्षा हमारे पास में पॉसिबल है। कितने टाइप की पॉसिबल है बच्चों आपके पास में? कन्वेक्शनल, ओरोग्राफिक और साइक्लोनिक। कन्वेक्शनल, ओरोग्राफिक और साइक्लोनिक। संवहन, हवाएं ऊपर की तरफ गई, ऊपर जाकर के ठंडी हुई, क्लाउड के अंदर वाटर ड्रॉपलेट्स आई और नीचे की तरफ आ गया। ओरोग्राफिक कि सर हवाएं बह रही थी, पहाड़ रास्ते में आया, पहाड़ के कारण हवाएं ऊपर उठी, ठंडी हुई और बादल बनाया और रेन हो गई। चक्रवाती, क्या हमने पढ़ा था यहाँ पे? चक्रवात के कारण साइक्लोनिक रेनफॉर्म्स भी होती है आपके पास में। हाँ, कब पढ़ा था हमने? जब हमने पढ़े थे, हाँ, एयर मासेस, कोल्ड एयर मास है एंड हॉट एयर मास। फिर हमने बताया था किस तरीके से फ्रंटोजेनेसिस होता है ना, फ्रंट बनता है, ऑक्लूजन होता है ना, और एक चक्रवात फॉर्मेशन होता है, उसके अंदर रेनफॉल भी होता है। ये 3 तरह की रेन होती हैं। पहली है आपके पास में फ्रंटल रेनफॉल है आपके पास में, फिर है रिलीफ रेनफॉल जिसको हम लोग ओरोग्राफिक या फिर पर्वत जनित वर्षा भी कहते हैं, फिर एक कन्वेक्शनल रेनफॉल है कि सर हवाएं ऊपर उठती है, गर्म हवाएं ठंडी होकर के वर्षा कर देती हैं। तो ये 3 तरह की रेनफॉल बेसिकली होती हैं दुनिया में, कहीं भी चले जाओ ये 3 तरह की रेनफॉल्स देखी जाएगी। तो कन्वेक्शनल रेन क्या होती है कि जब हॉट एयर becomes light and rises in the convection current, expand and loses the heat, condenses and takes the forms of the cumulus cloud. यही हवाएं जो होती हैं जमीन की सरफेस से गर्म होती हैं। याद करो, लैंड इज हीटेड, तो यहां पे प्रेशर कौन सा होगा? लो प्रेशर। इस लो प्रेशर से हवाएं बेसिकली क्या करेगी आपके पास में? ऊपर की तरफ उठेगी, यस, एक हाइट पे जाकर के क्या बना देगी? कंडेंस होकर के बादल बना देगी, वाटर ड्रॉपलेट्स होकर के यहीं पे बारिश होना शुरू हो जाएगा। तो हैवी राउंडफॉल आएगा बट नॉट लॉन्ग लास्टिंग। बारिश भारी होगी पर इतनी भी जबरदस्त बारिश नहीं होगी आपके पास में, घंटे 2 घंटे की बारिश होगी, लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगी ड्यू टू द थंडर एंड द लाइटनिंग। तो ऐसी बारिश जब तक कहाँ पे होगी? जैसे ये हमारी अर्थ है, अर्थ के ऊपर सबसे ज़्यादा बेसिकली जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, कौन सा? टॉरिड जोन, इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट। यहाँ पे सुबह से लेकर के दोपहर तक तो बहुत ही ज़्यादा तापमान बढ़ जाता है, प्रेशर, लो प्रेशर जनरेट हो जाता है, हवाएं दोपहर के बाद में ऊपर की तरफ राइज होती हैं और 2-4 बजे के आसपास में क्लाउड थंडर्स के साथ में बारिश करते हैं, 1-2 घंटे के अंदर पूरा ठंडा करके निकल जाता है। फिर वापस अगले दिन सेम साइकिल चलता है, सुबह से लेकर दोपहर तक गर्मी, लो प्रेशर जनरेट हुआ, कन्वेक्शनल करंट जनरेट हुआ, बादल बने और वापस बारिश विद द थंडर। तो कौन से क्लाउड्स बन रहे हैं यहाँ पे? क्यूमुलस क्लाउड। कौन से? क्यूमुलस क्लाउड। सो ये गर्मियों के अंदर होता है या फिर वो और इन द हॉटर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, है ना, हॉटर और ड्रायर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड के अंदर बेसिकली होगा। कॉमन इन द इक्वेटोरियल रीजन, इंटीरियर पार्ट्स ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, पार्ट्स ऑफ द नॉर्दर्न हेमीस्फीयर, है ना। हवाएं, गर्म हवाएं ऊपर की तरफ उठी,
बादल बनाए, बादल कंडेंस होकर के बेसिकली क्या है, वर्षा कर देंगे। दैट्स इट, नथिंग न्यू ऑन दैट। फिर ओरोग्राफिक रेनफॉल। ओरोग्राफिक रेनफॉल में क्या होगा कि सर एक सैचुरेटेड एयर मास आएगा आपके पास में, एक सैचुरेटेड एयर मास आएगा आपके पास में, मॉइस्ट एयर जो है वो ऊपर की तरफ उठेगी, कंडेंस हो जाएगी वाटर वेपर और यहाँ पे ही बारिश करना शुरू कर देगी। सर इस रिलीफ फीचर, इस पर्वत के, इस ओरोग्राफिक के एक तरफ निकाली, तो इसको हमने क्या कहा था, विंडवर्ड साइड, इसको हमने क्या कहा था, रेन शेडो जोन लीवर्ड साइड, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको रेन शेडो जोन कहेंगे क्योंकि यहाँ पे पूरा वाटर वेपर कंडेंस होकर एक साइड ज़्यादा बारिश करेगा, इधर आएगा तब तक ये बादल ड्राई हो जाएगा, टेम्परेचर हाई हो जाएगा और यही हवा नीचे की तरफ आ जाएगी, ड्राई एयर डिसेंड करेगी, नीचे की तरफ उतर जाएगी। अब इसको पढ़ो कि सैचुरेटेड एयर मास जिसमें बेसिकली 100% उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, ठीक है ना, सैचुरेटेड है, वो संतृप्त है। जब संतृप्त हवाएं बेसिकली माउंटेन्स के आसपास में पहुंचती हैं तो वो ऊपर की तरफ उठने के लिए फोर्स की जाती हैं, क्योंकि माउंटेन्स को तोड़ के तो आसपास जा नहीं सकती तो वो हवाएं ऊपर की तरफ उठती हैं, ऊपर जाकर के एक्सपैंड हो जाती हैं और लगभग उनका तापमान कम होने लगता है। याद करो ऊंचाई के साथ में तापमान गिरता है, एडियाबैटिक लैप्स रेट जो हमने पढ़ा था, और वहां जाकर के उसका संघनन, कंडेंसेशन होना शुरू हो जाएगा, मॉइस्चर जो भी होगा उसका कंडेंस हो जाएगा और मॉइस्चर कंडेंस होने के बाद में क्या होगा, यहां पे भयंकर बारिश होगी। किस तरफ, विंडवर्ड स्लोप, मतलब जहां से बारिश आई है, जहां से हवाएं आई हैं आपकी, जहां से हवाएं आई है, ये विंडवर्ड स्लोप है, इस विंडवर्ड स्लोप के ऊपर सबसे ज्यादा वर्षा देखने को मिलेगी आपके पास में, राइट। तो ओरोग्राफिक रेनफॉल समझ में आया, दिस इज ओरोग्राफिक रेनफॉल। तो विंड जो होगी आपके पास में दूसरे स्लोप तक आते आते उसका तापमान बढ़ जाएगा, मॉइस्चर घट जाएगा, तो उसको लीवर्ड स्लोप कहेंगे और वहां पे बारिश कम होगी और वो सूखा रहेगा। एरिया सिचुएटेड ऑन द लीवर्ड साइड, वहां कम बारिश होती है, इसको रेन शेडो जोन भी कहते हैं, इसको रिलीफ रेन भी कहते हैं। तो ओरोग्राफिक रेन को दूसरा नाम क्या देते हैं, रिलीफ रेन भी नाम दिया जाता है। फिर आती है आपके पास में साइक्लोनिक रेन। क्या साइक्लोनिक रेन हम इससे पहले पढ़ चुके हैं जब हमने जियोस्ट्रॉफिक विंड्स और साइक्लोन फॉर्मेशन, ट्रॉपिकल साइक्लोन और टेम्परेट साइक्लोन्स पढ़े थे, है ना। तो आई गेस आप उस लेसन से इसको रिलेट कर पाएंगे, साइक्लोनिक रेनफॉल। बेसिकली यहाँ पे क्या था कि सर कोल्ड एयर, आपके पास में एयर मास है और वार्म एयर मास है, जब दोनों मिलते हैं तो बेसिकली क्या होगा, वार्म एयर मास ऊपर की तरफ उठ जाता है, ऊपर उठ करके क्लाउड बना देता है और बारिश कर देता है, राइट। इसी को हमने क्या कहा था, साइक्लोनिक रेनफॉल का नाम दिया था आपके पास में। तो आई होप आप इन चारों प्रकार की रेनफॉल से अब वाकिफ हैं। पहला आपके पास में ओरोग्राफिक, दूसरा आपके पास में कौन सा रेनफॉल है, ये है साइक्लोनिक रेनफॉल, ये है साइक्लोनिक रेनफॉल फ्रंट जहां पे जनरेट हो रहा है। और तीसरा रेनफॉल कौन सा है आपके पास में, दिस इज कन्वेक्शनल रेनफॉल, ठीक है, संवहन पवनों के कारण। अब आपके पास में रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा चल रहा है, हाउ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेनफॉल। वर्षा तो हो रही है भैया, पर वर्षा किस भूभाग में, किस स्थल भाग में कितनी वर्षा हो रही है, इसकी भी तो जानकारी चाहिए होगी ना हमको, है ना। परीक्षा में पूछा जाता है। तो ये कहा जाता है कि पूरी दुनिया के अंदर, विश्व के अंदर वर्षा का जो वितरण है इक्वेटर से पोल्स की तरफ कम होता जाता है। तो सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होगी, इक्वेटर के आसपास के क्षेत्र में, और पोल्स के आसपास में क्या होगी, वर्षा धीरे धीरे कम होती जाएगी। द मोर रेनफॉल इन द कोस्टल एरिया, कोस्टल एरिया पे ज्यादा होगी। क्यों होगी, क्योंकि जो ये पवनें चलती हैं, जो हमने कहा ना ट्रेड विंड्स, यह मॉइस्चर कहां से उठा रही है, मॉइस्चर कहां से उठा रही है, फ्रॉम द ओशियन, फ्रॉम द वाटर बॉडीज ओनली। तो यहां से बेसिकली, यहां से यह मॉइस्चर उठाएगी, यह आर्द्रता, यह नमी उठाएगी, वाटर वेपर्स उठाएगी, और सबसे पहले ये बारिश कहां करेगी, कोस्टल एरिया पे। जैसे इंडिया की अगर हम बात कर दें तो इंडिया में भी तो सबसे पहले यहीं पे वेस्टर्न घाट पे सबसे पहले बारिश होती है। वेस्टर्न घाट्स के भी कौन से, विंडवर्ड साइड्स के ऊपर सबसे ज्यादा बारिश होती है। रीजन इज दिस। तो सबसे ज्यादा बारिश कहां होती है, कॉन्टिनेंट्स के कोस्टल एरिया में। जो भी कॉन्टिनेंट देखोगे, उसके कोस्टल एरिया में सबसे ज्यादा बारिश दिखेगी। जैसे जैसे इंटीरियर में जाओगे, कॉन्टिनेंट के अंदर जाओगे, जैसे जैसे भारत के भी अगर आप अंदर की तरफ चले गए तो आपने देखा होगा कि इंटीरियर हिंटरलैंड के अंदर वर्षा कम होती है, कोस्टल एरिया में वर्षा ज्यादा होती है, ठीक है ना। अच्छा, अगर मैं ओशियन और कॉन्टिनेंट के बीच की बात करूं तो किसके बीच में ज्यादा बारिश होगी, ओशियंस के आसपास में ज्यादा वर्षा देखने को मिलेगी आपको, क्योंकि यहीं से मॉइस्चर उठा और यहीं पे वर्षा भी हो जाती है। कोई जरूरी थोड़ी है कोई ओशियन में बारिश नहीं होती, ओशियन में भी तो बारिश होती है। सबसे बड़ी बात, बारिश के लिए चाहिए है एवेपोरेशन, मतलब वाटर सोर्स, जो कि ओशियन खुद ही वाटर सोर्स है।
तो यहीं से वेपराइजेशन हुआ, कंडेंसेशन हुआ, क्लाउड बने और यहीं से प्रेसिपिटेशन भी हो जाता है ना। तो लगभग 35 से लेके 40 डिग्री नॉर्थ और साउथ लैटिट्यूड में हैवियर रेन होती है आपके पास में। ईस्टर्न कोस्ट डिक्रीज टुवर्ड द वेस्ट। ये कह रहा है आपके पास में ईस्ट कोस्ट पे हमेशा ज्यादा वर्षा होती है और वेस्ट कोस्ट पे हमेशा कम वर्षा होती है। वाई? बिकॉज ऑफ द प्लेनेटरी विंड्स। बिकॉज ऑफ द प्लेनेटरी विंड्स आपके पास में ईस्ट कोस्ट पे बेसिकली क्या करता है, हैवियर रेन ऑन द ईस्टर्न कोस्ट एंड डिक्रीज टुवर्ड द वेस्ट। इसका मतलब ये नहीं कि वेस्ट कोस्ट पे कोई बारिश ही नहीं है, हमारे वेस्टर्न घाट्स पे कितनी अच्छी बारिश होती है ना। पर ये कह रहा है कि कम होती है, रिलेटिवली लेसर, जनरल सेंस के अंदर ये बेसिकली बात बता रहा है आपके पास में। आई होप यू नो अबाउट इट नाउ। ये देखो अमेजोन के रेन फॉरेस्ट, ये देखो इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट, ये देखो पूरा साउथ ईस्ट एशिया के रेन फॉरेस्ट है या नहीं। सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ है, क्या इन्हीं क्षेत्रों के अंदर है? चलो अच्छा ये भी देख लो आपके पास में। इसने क्या कहा कि सर ईस्टर्न एरिया में सबसे ज्यादा बारिश हो रही है, वेस्टर्न में कम हो रही है। तो वेस्टर्न मार्जिन पे क्या है, डेजर्ट। ईस्टर्न एरिया में सबसे ज्यादा बारिश हो रही है, वेस्टर्न एरिया में कम है, डेजर्ट। ईस्टर्न एरिया में ज्यादा बारिश हो रही है, वेस्टर्न एरिया में कम हो रही है, डेजर्ट। अब समझ में आया? कॉन्टिनेंट्स के वेस्टर्न मार्जिन पे कम बारिश के कारण क्या डेवलप हो गए, है ना, बिकॉज ऑफ द प्लैनेटरी विंड सिस्टम। चलो ये चीज भी हमको अच्छे से समझ में आ चुकी है। सो लगभग 45 से 65, जिसको हम लोग कहते हैं मिड लेटीट्यूड, क्या कहते हैं, ट्रॉपिक्स के ऊपर और पोल्स के नीचे की बात की जा रही है। नॉर्थ और साउथ में रेनफॉल इज फर्स्ट रिसीव्ड ऑन द वेस्टर्न मार्जिन। कहां पे आती है, वेस्टर्न मार्जिन में। एंड द कॉन्टिनेंट ड्यू टू द वेस्टर्लीज, क्योंकि वहां पे क्या चल रही होती है, वेस्टर्लीज चल रही होती है। एंड डिक्रीजेस टुवर्ड द ईस्ट। तो आपके पास में ये चीज पता होनी चाहिए कि जब मैं यहाँ पे 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ की मैं बात करूंगा, इसके बीच की बात करूंगा, तो हमेशा मैं कहता हूं कि सर ईस्ट कोस्ट पे ज्यादा बारिश, वेस्ट कोस्ट पे कम बारिश, क्योंकि ईस्ट कोस्ट से बारिश होगी सबसे ज्यादा। ईस्टर्लीज है ना, ये देखो ये ईस्ट से आ रही है, ईस्टर्लीज है। जबकि अगर मैं यहाँ बात करूँ 30 डिग्री से ऊपर और 60 डिग्री के आसपास, 30 डिग्री से नीचे और 60 डिग्री के आसपास में, तो मेरे को क्या देखने को मिल रहा है आपके पास में, पवनों की डायरेक्शन क्या हो गई है, वेस्ट से इस साइड में। तो अब कौन से कोस्ट पे पहले बारिश आएगी, वेस्टर्लीज, वेस्ट डायरेक्शन आएगी, तो वेस्ट कोस्ट पे पहले बारिश करेगी। तो अब आप सबको समझ में आ रहा है, चीजें समझ में आ रही है। चलो तो अगर मैं यह डायग्राम आपके सामने वापस लेके आऊं और मैं अगर इस जोन की बात करूं, तो आप देखो और मेरे को बताओ, इस जोन में मेरे को बताओ 40 डिग्री से 60 डिग्री के आसपास में क्या इस जोन में अच्छी वेस्ट कोस्ट पे अच्छी बारिश है, क्या इस जोन में अच्छी बारिश है, वेस्ट कोस्ट पे अच्छी बारिश है? अच्छा चलो ठीक है। एनीवे दीज आर द टू वेस्ट कोस्ट दैट वी वांटेड टू डिस्कस। ठीक है, ऑलराइट। यहां भी देख सकते हो आप, इस जोन में भी इसके आगे लैंड है ही नहीं, न्यूजीलैंड है। एनीवे ठीक है, यहाँ पे ज्यादा बारिश देखने को मिलेगी। तो आपको देखना होगा कि आप वेस्टर्लीज की बात कर रहे हो या ईस्टर्लीज की बात कर रहे हो, है ना, आप टेम्परेट की बात कर रहे हो या फिर मिड लेटीट्यूड्स की बात कर रहे हो, है ना। तो ईस्ट से वेस्टवर्ड कोस्ट की आप लोग यहाँ पे बातें भी अच्छे से कर पाओगे बच्चा लोग। सो मेजर प्रेसिपिटेशन रेजिम है दुनिया की, यहाँ पे टोटल अमाउंट ऑफ एनुअल प्रेसिपिटेशन देखा जाता है। जहां पे भी 200 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा हुई उसको बेसिकली हम हैवी रेनफॉल एरिया कहते हैं। सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होगी, इक्वेटर, अभी बताया, आधे दिन तपना आधे दिन बरसना, है ना। और विंडवर्ड माउंटेन स्लोप्स के ऊपर के जो माउंटेन स्लोप्स जहां पे देखे जाएंगे, जहां से विंड्स ऊपर जाएगी, क्लाउड्स बनाएगी और बारिश करेगी, तो विंडवर्ड स्लोप के ऊपर सबसे ज्यादा बारिश होगी आपके पास में। और वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द कूल टेम्परेट रीजन के अंदर वेस्टर्लीज के कारण, है ना। कोस्टल एरियाज ऑफ द मॉनसूनल लैंड, मॉनसूनल लैंड कौन सा हो गया, जैसे एग्जाम्पल ले लो हमारा भारत। हमने बताया ना कि वेस्टर्न घाट्स के अंदर बेसिकली 5 जून के आसपास में बेसिकली क्या चालू हो जाती है हमारी, हाँ, बारिश शुरू हो जाती है। तो ये मॉनसूनल कोस्टल एरिया के अंदर भी सबसे ज़्यादा बारिश, तो इक्वेटर के आसपास में, मॉनसूनल लैंड के कोस्टल एरिया के आसपास में, वेस्टर्न कोस्ट आसपास में, और विंडवर्ड माउंटेन स्लोप्स के आसपास में, और टेम्परेट जोन के अंदर, है ना, वेस्ट कोस्ट के अंदर। ये याद रखो कि विंडवर्ड माउंटेन्स भी एक एग्जांपल रहता है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होती है। फिर मॉडरेट 100 से 200 के बीच में, है ना, कॉन्टिनेंट्स के बीच में, हिंटरलैंड के अंदर बात कर दो, कोस्टल एरियाज जो है कॉन्टिनेंट्स के, यहाँ पे भी बेसिकली कम बारिश होती है। 50 से 100 जैसे सेंट्रल पार्ट है ट्रॉपिकल लैंड के, या फिर ईस्टर्न और इंटीरियर पार्ट है टेम्परेट लैंड के, क्योंकि यहाँ पे फिर क्या पाए जाएंगे, डेजर्ट्स पाए जाएंगे। कैसे क्या पाए जाएंगे, डेजर्ट्स पाए जाएंगे। बहुत ही कम बारिश कहाँ पे होगी, जो रेन शेडो जोन हो, इंटीरियर कॉन्टिनेंट्स का हो, हाई लैटिट्यूड रीजन हो। हाई लैटिट्यूड कौन सा होता है, 60 डिग्री नॉर्थ से ऊपर और 60 डिग्री साउथ से ऊपर, मतलब पोलार रीजन। इन सम रीजन रेनफॉल इज डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल भर बेसिकली ये फैला होता है। कुछ
क्षेत्रों के अंदर। तो इक्वेटोरियल बेल्ट्स में पूरे साल भर वर्षा होती है आपके पास में, वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कूल टेम्परेट रीजन में भी पूरे साल भर वर्षा होती है। दैट्स इट। तो इसके साथ में बेसिकली हमने क्या जानने की कोशिश की, वी हैव लर्न अबाउट द वाटर इन एटमॉस्फेयर, किस फॉर्मेट में पाया जाएगा, और उसको हमने जानने सीखने की कोशिश की। इसके आगे हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने जा रहे हैं दोस्तों। अभी तक जितना भी आपने फंडामेंटल ऑफ द फिजिकल ज्योग्राफी ये जो चैप्टर और इसके सब चैप्टर्स देखे हैं, इंक्लूडिंग दिस वन, इसके कुछ क्वेश्चंस जो कि आपके प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, उसको हम यहाँ पे पढ़ने की कोशिश करेंगे, और आई विल ऑल्सो बी टेलिंग यू व्हाट आर द प्रोबेबल आंसर्स, करेक्ट आंसर्स फॉर द सेम। ओके, चलिए, सभी स्टूडेंट्स को बेसिकली करना क्या है, व्हेन यू आर हैविंग अ क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू ऑन योर स्क्रीन, यू आर जस्ट सपोज टू राइट डाउन व्हाट इज द प्रोबेबल आंसर अकॉर्डिंग टू यू, आपके अनुसार जो इसका सही उत्तर हो सकता है लिखें। अगर आप नहीं लिखेंगे तो मैं आपको बता रहा हूं क्या हो, हमने क्वेश्चन बताया, उसका आंसर बताया, आपने उसमें हामी भरी, ओके किया, गर्दन हिलाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, जो भी आपके 10, 20, 30 क्वेश्चन से फिनिश हो जाएंगे। एट द एंड ऑफ द क्लास आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग तभी आएगी जब आपने अटेम्प्ट किया, और अगर वो सही निकला तो कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, और अगर गलत हुआ तो वहीं आपकी एरर्स स्पॉट हो जाए। तो इसीलिए एक प्लीज पेन और पेपर ले लीजिए, और उस पेन और पेपर के साथ में आप लोग लिखते चले क्वेश्चन नंबर 1 का क्या आंसर है, क्या वो मैंने करेक्ट किया या इनकरेक्ट किया। आई एम गोइंग टू गिव यू सफिशिएंट टाइम, लाइक 10-20 सेकंड्स का मैं टाइम देने वाला हूं आपको। वायुमंडल में कई प्रकार की गैसों का मिश्रण पाया जाता है ना। पृथ्वी के नजदीक वायुमंडल में मुख्यतः कौन सी गैसेस पाई जाती है आपके पास में, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आपके पास में कौन सी गैस होगी, विच टाइप ऑफ गैस विल बी प्रेजेंट ओवर हियर, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। जस्ट अ सेकंड गाइस, या नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड द कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड द कार्बन डाइऑक्साइड एंड द ईथेन एंड द ऑक्सीजन। जल्दी से आंसर दीजिए, क्या यह हमने इनिशियल क्लासेस के अंदर पढ़ रखा है, द नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, रेदर नाइट्रोजन इज हाईएस्ट, है ना, ये चीज हम लोग जान चुके हैं। अच्छा, इसके अंदर सबसे बेहतरीन जो चीज हमने जानने की कोशिश की थी कि सर 78% क्या है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन कितना है 21%, CO2 बहुत कम 0.03 पॉइंट सम परसेंट है ना, फिर है आर्गन और ऑल अदर गैसेस। तो सबसे मुख्य तो है तो बेसिकली दो गैसेस है आपके पास में, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। चलो, ये चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हैवी गैसेस इन द लोअर पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड द लाइट गैसेस आर इन द अपर पार्ट, है ना। The dioxides are about the 20 kilometer from the ground and to the altitude. Oxygen and the nitrogen cover about the 100 kilometer up to the 125 kilometer of the hydrogen. Except for the ozone, the other gases are found at the higher altitude. That's it. Which gas has the highest percentage in the atmosphere? क्या अभी हमने बताया इसका कितना है 0.03% के करीब है। नाइट्रोजन का कितना बताया हमने 78% के करीब है। ऑक्सीजन का कितना है 21। हाइड्रोजन तो बहुत ही ट्रेस के अंदर है ना। हैंस आर आंसर इज नाइट्रोजन, आर आंसर इज नाइट्रोजन 78.08 टू बी स्पेसिफिक, ठीक है ना। आर्गन कितनी है 0.9 के आसपास, मतलब 1% से भी कम है हमारा एटमॉस्फेयर का आर्गन, है ना। अगर हम फिर देखेंगे जीनॉन है, नियॉन है आपके पास में। हाइड्रोजन तो बहुत कम, हाइड्रोजन कितना है 4 बार 0 लगाओ और फिर 5 लगाओ, 0.00005%, बहुत ही कम है, ठीक है ना। ये चीज आप देख सकते हैं। तो अगर एक ऐसा स्टेटमेंट बना ले हम, क्या हाइड्रोजन ज्यादा है या कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, तो हम लिखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, CO2 इज मोर देन, क्योंकि CO2 कितना है 0.038%, है ना। कई बुक्स के अंदर इसको 0.04% भी लिखा हुआ देखने को मिलेगा, है ना। सो हाइड्रोजन बहुत ही कम है CO2 के अपेक्षा में, है ना। चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज परमानेंट गैस इन द एटमॉस्फेयर? क्या सर ये चीज जो है वो परमानेंट है, स्थायी गैसेज है? CO2 है क्या, O3 ओजोन है क्या, नाइट्रोजन है या नियॉन है? सर स्थायी गैसेज है। Isn't it a catchy question? हाँ, इसका क्या आंसर है आपके पास में? नाइट्रोजन। अच्छा, इसको स्थायी क्यों बताया? क्योंकि ये नॉन रिएक्टिव है, ये अपने आप से कोई फिक्स नहीं हो सकता, इट इज नॉन रिएक्टिव गैस, है ना। और इसके कारण इसको बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज एटमॉस्फेयर, और इसमें 78% नाइट्रोजन है, ये स्थायी गैस है, इसमें रिएक्शंस बहुत ही कम देखने को मिलेंगे, है ना। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड फिर भी देखने को मिलेगा। परमानेंट कौन सी गैसेज होती हैं जहां पे उनके अंदर डे टू डे उसमें कोई ज्यादा चेंजेस नहीं देखने को मिलता है ना, प्रतिशत के अंदर? दीज गैसेस कंटेन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन।
percentage of all these gases in the atmosphere except 3 gases is very low and the percentage of the some gases varies according to the condition. Therefore all these are classified at the temporary gases. तो बाकी की जो छोटी छोटी gases थी ना सारी temporary हैं, बाकी मुख्यतः ये गैसेज है. कौन कौन सी? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड आर्गन. ये क्या है आपकी परमानेंट गैसेज हैं. इनके अंदर ज्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं देखने को मिलेगा. विच ऑफ द लोवेस्ट सरफेस इन द परपेंडिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर. जब भी मैं अर्थ को लेता हूं तो अर्थ के एटमॉस्फेयर को अगर मैं यूं बांटना शुरू करूं, इफ आई स्टार्ट क्लासिफाइंग, तो ये कह रहा है कि अगर परपेंडिकुलर के अंदर लंबवत संरचना में अगर मैं देखूं तो पृथ्वी की सबसे निचली वातावरण की सरफेस कौन सी है आपके पास में? स्ट्रैटो, मीजो, ट्रोपो या थर्मोस्फेयर. क्या हमको पता है कौन सी होगी? हाँ, ट्रोपोस्फेयर. ट्रोपोस्फेयर रहेगी आपके पास में. ट्रोपोस्फेयर के अंदर ही सारे के सारी एटमॉस्फेरिक घटनाएं घटित होती हैं दोस्तों. इस चीज का याद रख सकते हैं. सबसे नीचे क्या है? ट्रोपोस्फेयर. अच्छा, ट्रोपोस्फेयर कितना है? लगभग आपके पास में अर्थ सरफेस से 14 किलोमीटर अप, या जिसको 11 मील की दूरी भी लिखा जा सकता है. यहाँ पे ट्रोपोपॉज पाया जाएगा, है ना. इससे ऊपर बेसिकली क्या है? स्ट्रेटोस्फेयर शुरू हो जाएगा आपके पास में. जितना भी रेन, वेदर, क्लाइमेट फिनोमेना वो सब कहाँ पाया जाएगा? इसी ट्रोपोस्फेयर में पाया जाएगा, जो कि सबसे नीचे की लाइट है आपकी. ट्रोपोस्फेयर लोवेस्ट सरफेस है, परपेंडिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर. एवरेज हाइट दिया हुआ है इसके अंदर 12 किलोमीटर के आसपास में. ऑल वेदर फिनोमिना है, रेन, फॉग, हेलस्टॉर्म, वो सारे इसी के अंतर्गत होने वाले हैं. दो ओजोन लेयर किसके अंदर है? ट्रोपोस्फेयर में. ट्रोपोस्फेयर के अंदर है क्या? स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर है क्या? फोटोस्फेयर के अंदर है क्या? कहां पे है आपके पास में? बताओ. यस, इन द स्ट्रेटोस्फेयर. अच्छा, स्ट्रेटोस्फेयर में भी बेसिकली स्पेसिफिक अगर आप देखेंगे कि सर ये अर्थ के अंदर है ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोपॉज के ऊपर बेसिकली स्ट्रेटोस्फेयर है. स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर के बीच में बेसिकली आपको यहाँ पे बेसिकली एक ओजोन लेयर दिखेगी, O3 लेयर देखने को मिलेगी आपके पास में 15 से 35 किलोमीटर की हाइट के ऊपर, बॉटम ऑफ द स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर, है ना. अच्छा, इट इज फाउंड एट द हाइट ऑफ द 100 किलोमीटर्स एज वेल. द मैक्सिमम हाइट ऑफ दिस लेयर, इसके अंदर लेयर की जो चौड़ाई बताई गई है कि सब कहीं 15 किलोमीटर तो कहीं 35 किलोमीटर भी है, पर इसका एल्टीट्यूड कितना है आपके पास? फाउंड एट द हाइट ऑफ द 100 किलोमीटर्स एज वेल. द मैक्सिमम हाइट ऑफ दिस लेयर इज 55 किलोमीटर, बट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ओजोन एज अ लेयर इज अबाउट 35, है ना. कि सर इसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है कहीं 15 किलोमीटर की है लेयर तो कहीं 35 किलोमीटर की भी देखने को मिलेगी स्ट्रेटोस्फेयर में. विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स मोर ब्यूटी देन द अदर 3, है ना. अब भैया ये आपके पास में कौन सा अन्य तीनों की तुलना में अधिक सूर्यताप को परावर्तित करता है? रिफ्लेक्ट्स मोर सनलाइट, नॉट मोर ब्यूटी. अधिक सूर्यताप को परावर्तित करता है. सैंड डेजर्ट या पैडी क्रॉप्स या फिर स्नो या प्रेरी, कौन करेगा? क्या एल्बिडो के कॉन्सेप्ट के बारे में हमने जाना था, है ना, कि सर जब भी आपके पास में जो आइस कैप्स होगी इसके ऊपर जो जितनी भी सनलाइट्स आएगी वो वापस मेजॉरिटी ऑफ इट, है ना, वह वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी. ठीक है ना. अर्थ का अल्बिडो 30-35% है. हाईएस्ट अल्बिडो होता है वो स्नो का लगभग 95% तक होता है ना. जितनी भी हीट पड़ी 95% वापस फेंक देता है. एल्बिडो सैंड का लगभग 20-30% का होता है. एल्बिडो पैडी क्रॉप का लगभग 3 से 15% का होता है. एल्बिडो ऑफ द प्रेरी लगभग 10-15 का होता है. तो हर एक का एक एल्बिडो जो है आपको पता होना चाहिए. एल्बिडो क्या है? रिफ्लेक्शन. वो कितना रिफ्लेक्ट कर देगा वापस और कितना एब्जॉर्ब कर देगा. ठीक है ना. अर्थ का एल्बिडो ये चीज जान चुके हैं हम लोग. ग्लेशियर्स के ऊपर जितना भी आएगा 80-90% वापस रिफ्लेक्ट बैक कर दिया जाएगा. सिर्फ 0% से 10% या 15% ही एब्जॉर्ब होगा उसका अर्थ का. टॉर्नेडोज आर वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रॉपिकल साइक्लोन, है ना. कहाँ पे होते हैं? कैरेबियन सी, साउथ चाइना सी, अरेबियन सी और श्याम सागर. यस, जल्दी से बताओ. यस, कैरेबियन सी के अंदर. जब मैं बात कर रहा हूं टॉर्नेडोज की, टॉर्नेडोज के लिए बेसिकली मैंने आपको अलग से नाम बताया था कि सर जितने भी आपके पास में इक्वेटोरियल रीजन और ट्रॉपिकल रीजन में जितने भी साइक्लोन्स आएंगे उनको अलग अलग रीजन में अलग अलग नाम दिया जाएगा. अलग अलग रीजन में अलग अलग नाम दिया जाएगा और इस रीजन में उसको क्या नाम दिया जाता है? टॉर्नेडो नाम दिया जाता है कैरेबियन सी वाले क्षेत्र के अंदर. चलो, विद दिस बीइंग सेड इट इज क्लियर. वेट अ सेकंड. Tornado falls in the heat of the subtropics, Caribbean Sea and the US
अ रीजन द मेजर टॉर्नेडो प्रॉन एरिया। यहाँ पे लगभग जो भी ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आएंगे उनको हम क्या कहेंगे? चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरिया ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स इज कॉल्ड द टॉर्नेडो एली। इसको मिसिसिपी ग्राउंड को बेसिकली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टॉर्नेडो एली। क्या कहा जाता है इसको? टॉर्नेडो एली मीन्स इट इज हाईएस्ट प्रोन जोन। हाईएस्ट प्रोन जोन है आपके पास में, क्योंकि यही कैरेबियन सी के आसपास के अंदर यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है डिस्ट्रक्शन जो है वह लेके आता है ये टॉर्नेडो। सो लार्ज अफेक्टेड द प्लेन्स आर अफेक्टेड बाय द टॉर्नेडो, उनको टॉर्नेडो एली कहा जाता है। टॉर्नेडो एली मेनली इंक्लूड्स द स्टेट ऑफ द टेक्सास, ओक्लाहोमा, कंसास, नेब्रास्का, मिसिसिपी, मिजोरी वैली। तो यहाँ पे यह आंसर आपका सही हो जाएगा कि सर मिसिसिपी के जो ग्राउंड्स हैं यहाँ पे जितने भी टॉर्नेडोज आएंगे वो इस ग्राउंड्स को सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शंस लेके आते हैं, है ना, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है इसके कारण, है ना, पूरा प्लेन एरिया उजड़ जाता है। Which one of the following measurement is used to measure the intensity of the tornado? अब जो कहते हैं कि टॉर्नेडो कितना खतरनाक है, तो क्या मर्केली स्केल पे इसको नापेंगे इंटेंसिटी को, या फुजीता या सफीर सिम्फन या फिर रेक्टर स्केल के ऊपर? देखो मर्केली और रेक्टर स्केल तो हम भूकंप की बात करते हैं, है ना, और यहाँ पे फुजीता और सिंपल स्केल की बात कर रहे हैं, पर जब इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं तो यह फुजीता स्केल के ऊपर आएगा। कौन सी स्केल होगी? फुजीता स्केल के ऊपर। अच्छा, फुजीता स्केल जो है वो मेजर करता है टॉर्नेडोज की इंटेंसिटी को, इनकी तीव्रता को मापने के लिए, ठीक है, इसको याद रख सकते हैं। अच्छा, तीव्रता कितना फास्ट है ये, कितना तीव्र है ये, तो इसको पता चलेगा ना आपके पास में सर कितने माइल्स पर आवर स्पीड विंड है आपके पास में, 70, 112, 150, 200, 260, 300, तो उसके हिसाब से इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी। फुजीता 1, फुजीता 2, कैटेगराइज कर सकते हैं 5 तक इसको रिवाइज भी किया 2007 के अंदर, रिवाइज एनहांस फुजीता स्केल के अंतर्गत। इसके अंदर थोड़ी सी विंड स्पीड्स को बढ़ाया और कहीं कैलिब्रेट भी किया हमने, ठीक है। तो फुजीता स्केल पता चलेगा टॉर्नेडो को इंटेंसिटी को स्केल करने के लिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरिया मोस्टली अफेक्टेड बाय द साइक्लोन्स कॉल्ड टाइफून? टाइफून सबसे ज्यादा कहाँ आएंगे? टाइफून कहाँ आएंगे? ऑस्ट्रेलिया में आएंगे क्या, या फिर चाइना सी के अंदर, या एशिया में, या अमेरिका के अंदर? यस, यहां पे आपने साउथ चाइना सी का नाम सुना होगा। साउथ चाइना सी, साउथ चाइना सी के अंदर इन्हीं साइक्लोन्स को हमने क्या नाम दे दिया था इस वाले रीजन में? टाइफून्स का नाम दिया था। क्या नाम दिया था बच्चों? टाइफून का नाम दिया था। और टाइफून जो है आपके पास में ये ट्रॉपिकल साइक्लोन है जो नदर्न हेमिस्फीयर में है, 100 से 180 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स के आसपास में साउथ चाइना सी के अंतर्गत ये देखे जाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर इज यूज्ड बाय हरिकेन्स टू मेजर द डैमेज? अब याद रखना, वहां तो तीव्रता मापी थी अपन ने, और इस बार ये टॉर्नेडो नहीं, ये हरिकेन, और हरिकेन के अंदर जो डैमेज कर रहे हैं, हरिकेन्स जो डैमेज कर रहे हैं, जो डैमेज कॉज कर रहे हैं, उस डैमेज को कैलकुलेट करने के लिए हम किस मेजरमेंट को लेते हैं? समीर सिम्पसन, मार्केली, फुजीता और रेक्टर। देखो मार्केली पता है, रेक्टर पता है, ये दोनों अर्थक्वेक का है। फुजीता हमको पता है सर ये टॉर्नेडो की इंटेंसिटी के लिए, तो पीछे क्या बच गया? हाँ, सफीर सिम्पसन मेजर। सफीर सिम्पसन मेजर जो है यह आपके पास में हरिकेन्स के अंदर कितना डैमेज हुआ है उसको कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है। ये रहा सफीर सिम्पसन स्केल आपके पास में। मैक्सिमम विंड जो है स्पीड्स यहाँ पे देखी जा सकती है दोस्तों। द बैरोमीटर इंडिकेट्स द सडन ड्रॉप इन द मर्करी लेवल। बैरोमीटर, अच्छा बैरोमीटर क्या करता है दोस्तों? दाब को, प्रेशर को मेजर करता है आपके पास में। अगर इसके अंदर सडनली मर्करी ड्रॉप हो जाए तो बेसिकली क्या होगा कि सर यहाँ पे क्लियर वेदर है, क्या यहाँ पे स्टॉर्म आ सकता है, क्या यहाँ पे बारिश होगी, स्नोफॉल हो सकता है, क्या हैवी रेनफॉल हो सकता है। तो देखो आपके पास में स्टॉर्मी कंडीशन के अंदर बेसिकली ऐसी सिचुएशन देखने को मिलेगी। लो प्रेशर कंडीशन, जब भी लो प्रेशर कंडीशन होगा तो बैरोमीटर के अंदर जो मर्करी होगा वह नीचे की तरफ फ्लो करेगा आपके पास में। तो हायर द मर्करी लोअर, हायर द प्रेशर, लोअर द मर्करी लोअर द प्रेशर। लो प्रेशर मतलब अब भैया यहाँ पे हवाएं ऊपर की तरफ उठेगी, स्टॉर्म क्रिएट होगा। क्या होगा? स्टॉर्म, तूफान क्रिएट होगा, ठीक है। सो बैरोमीटर सडन फॉल्स इन द बैरोमीटर लेवल, तो इट इज इंडिकेटर ऑफ द स्टॉर्म कमिंग। कि सर क्या आ सकता है अभी अचानक से, क्या आएगा? तूफान आएगा, ठीक है। चलो, बैरोमीटर के अंदर जो है आपके पास में एयर प्रेशर कैलकुलेट किया जाता है। इसके अंदर एक वैक्यूम भी होता है, इसमें मर्करी भी होता है। मर्करी स्टार्ट फॉलिंग, इसका मतलब प्रेशर इज फॉलिंग, लो प्रेशर सिचुएशन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइक्लोन डिड नॉट अफेक्ट इंडिया? मतलब कौन सा साइक्लोन कहां पे आया था, किस कोस्ट के ऊपर आया था? तो क्या अयाला, नरगिस, थाने और सफायर। यहाँ पे ये साइक्लोन्स के अंदर बेसिकली जो नरगिस साइक्लोन जो है इसने इंडिया को अफेक्ट नहीं किया, बाकी सबने अफेक्ट किया है। तो
इट वॉज इंडिया वॉज नॉट अफेक्टेड बाय द नरगिस। इसके अलावा नरगिस बेसिकली कहाँ आया था आपके पास में, म्यांमार वाले एरिया के अंदर। तो इसका लैंडफॉल कहाँ हुआ, क्या मैंने बताया कि सारे साइक्लोन्स कहाँ, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कहाँ ओरिजिनेट होते हैं, सी के ऊपर, ओशियंस के ऊपर, ओशियंस के ऊपर। और इसका लैंडफॉल कहाँ होगा, कोस्ट एरिया के ऊपर। अब कोस्टल लैंड एरिया के ऊपर होगा, कौन सी कंट्री के लैंड एरिया के ऊपर हुआ, है ना। तो वहाँ पे इंडिया के ऊपर नहीं हुआ, यह नरगिस का ट्रॉपिकल साइक्लोन का हुआ था म्यांमार के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके पास में म्यांमार। ह्यूमिड हीट इज एक्सपीरियंस्ड इन द समर, है ना। आपके पास में जो गर्मी होती है ना, गर्मी के अंदर एक उमस भी होती है, ह्यूमिडिटी भी होती है उसके अंदर, कहीं न कहीं नमी भी देखने को मिलती है आपके पास में। आर्द्र गर्मी, उष्मा हमको देखने को मिलती है समर्स में, गर्मियों में। क्यों होता है? व्हेन द वेदर इज रॉ, कीन, स्कॉर्चिंग और मगी। कब होगा? इन द सिचुएशन व्हेन इट इज मगी, उमस, उमस ज्यादा बढ़ती है, तभी तो हमको ह्यूमिड हीट फील होती है। पता है कोस्टल एरिया के अंदर ये होता है, गर्मी में वाटर वेपर प्रेजेंट होती है एटमॉस्फेयर में, उसको ह्यूमिडिटी कहते हैं। व्हेन अमाउंट ऑफ द ह्यूमिडिटी एटमॉस्फेयर के अंदर ज्यादा बढ़ जाती है तो वेदर ह्यूमिड हो जाता है। तो वाटर वेपर जो है वो ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट कॉज करती है। उस वाटर वेपर ज्यादा से ज्यादा जो है अर्थली हीट को एब्जॉर्ब करेगी, और वहां पे ह्यूमिडिटी बढ़ती है, टेम्परेचर भी बढ़ेगा, तो हमको गर्मी के साथ साथ उमस भी फील होता है। दिस कॉजेज द ह्यूमिड हीट टू बी एक्सपीरियंस्ड इन द समर, जिसको मगी सिचुएशन कहा जाता है। तो सर उमस फील हो रही है, क्या फील हो रही है कि सर आसपास में बेसिकली क्या है, नहीं तो साले कपड़े सूख रहे हैं और हम गर्मी से मरे जा रहे हैं। कपड़े क्यों नहीं सूख रहे? क्योंकि वाटर एयर के अंदर इतनी सारी वाटर वेपर प्रेजेंट है कि वाटर वेपर सूख ही नहीं रही है। समझ रहे हो? और वही वाटर वेपर ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट कॉज कर रही है। ग्रीन हाउस गैस CO2 नहीं, मीथेन नहीं, ये भी कॉज करती है, वाटर वेपर भी। चलो, वाटर वेपर जो है एटमॉस्फेयर में है, इसके कारण ह्यूमिड हीट फील होती है हमको, ये चीज याद रख सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपके पास में, ह्यूमिडिटी इज द रिजल्ट ऑफ evaporation, ट्रांसपैरेशन, प्रेजेंस ऑफ हीट, प्रेजेंस ऑफ द मॉइस्चर इन द एयर। ह्यूमिडिटी क्यों फील होती है? क्योंकि हवा में आर्द्रता, हवा में नमी महसूस होती है, उपस्थिति होती है। ह्यूमिडिटी इज द रिजल्ट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द मॉइस्चर इन द एयर, सिग्निफिकेंटली वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। क्या ये अच्छे से पढ़ा हमने इस क्लास के अंदर? यस, ऐसे क्वेश्चन आए पिछले साल के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास में, द एयर प्रेशर इज द लोएस्ट। कहां पे होगा सबसे कम? एयर प्रेशर सबसे कम कहां होगा? देखो हमने क्या कहा कि सर जहां जहां पे तापमान कम, प्रेशर ज्यादा, जहां जहां पे तापमान ज्यादा, प्रेशर कम। तो ये एयर प्रेशर कम कहां होगा? लो प्रेशर सिचुएशन कहां होगी? लो प्रेशर होगी कहां पे होगी? समर में होगी, गर्मियों के अंदर होगी। गर्मियों में ही तो टेम्परेचर बढ़ेगा आपके पास में। सर्दियों में क्या होगी? विंटर्स में हाई प्रेशर सिचुएशन होगी आपके पास में। यह चीज याद रखना, ठीक है। गर्मियों में तापमान सबसे अधिक होने के कारण वायुदाब सबसे कम होगा, परंतु ऊंचाई के साथ तापमान में गिरावट होगी और वायुदाब में भी गिरावट होगी। एलिवेशन के साथ में तो होता ही है, हम सब पढ़ते आए हैं आपके पास में। जहां पे ठंड होगी वहां पे प्रेशर ज्यादा होगा, जहां पे गर्मी होगी वहां पे प्रेशर कम होगा, लो प्रेशर सिचुएशन होगी, है ना। शुरुआत के अंदर हमने इसको पढ़ा। द क्लाउडी, बादल किसका परिणाम है? द क्लाउड इज रिजल्ट्स ऑफ, द क्लाउडी आर evaporation, rate of degradation of the normal temperature, rate of the catabolic degradation and then the condensation। हमने अभी पढ़ा कि क्लाउड्स कैसे बनते हैं। क्लाउड्स आर फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द संघनन, कंडेंसेशन के कारण क्लाउड्स बनते हैं, है ना। ये फालतू की चीजें नहीं है। वाष्पीकरण के कारण तो जलवाष्प बनी है, और वह जलवाष्प जब जाके एक हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियस के चारों तरफ कंडेंस होगी, संघनित होगी, तब जाके क्या बनेगा? बादल बनेगा। बादल ऐसे ही थोड़ी बनता है। चलो, सो क्लाउड्स आर फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ कंडेंसेशन, संघनन, है ना। यहाँ पे क्या होगा कि वाटर जो होगा गैस की फॉर्मेट में आ जाएगा इनटू लिक्विड एंड सॉलिड। क्लाउड्स आर ग्रुप ऑफ द वाटर पार्टिकल्स और द आइस पार्टिकल formed as a result when the condensation of the water vapor in the atmosphere at the condensation altitude above the earth surface। बेसिक सी चीजें जिसको हम पढ़ चुके हैं, है ना। आपके पास में इवेपोरेशन होगा, मॉइस्चर ऊपर जाएगा, ऊपर जाके कंडेंस हो जाएगा, डस्ट, पार्टिकुलेट मैटर हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियस के चारों तरफ, और क्लाउड बना देगा। एलिवेशन, एल्टीट्यूड, टेम्परेचर और डेंसिटी के अकॉर्डिंग अलग अलग टाइप के क्लाउड बन जाएंगे। मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लाउड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सट्रीमली इंटेंस रेनफॉल। भयंकर अति तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी कौन सा होगा आपके पास में? कॉटन रेनफॉल और रेनफॉल लेवल एंड देन द बायस लेवल। जल्दी से बताओ। कॉटन रेन, कपासी वर्षा, या फिर इसको क्या कहेंगे हम लोग? क्यूमुलस। कौन से होंगे ये? क्यूमुलस और क्यूमुलो निम्बस क्लाउड्स इसको कह सकते हैं। कॉटन रेन क्लाउड्स आर द वाइट डार्कर क्लाउड्स बिकॉज ऑफ देयर हायर वर्टिकल
heights. They are accompanied by the high probability of the rain, hail, thunderstorm at which extremely intense rainfall of the short period happens, right? Cotton rain clouds are more white, darker clouds, something like that, darker clouds. चलो, विद दिस बीइंग सेड, आज की क्लास के लिए हम लोग इतना सा ही पढ़ेंगे दोस्तों, और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है इस क्लास को पढ़ना, उसके नोट्स बनाना, और नोट्स के साथ साथ में आपको कोई डाउट्स है तो आप वीडियो के कमेंट्स में भी बता सकते हैं. विद दिस बीइंग सेड, मिलेंगे अगले चैप्टर में कल. अंटिल देन, थैंक यू, जय हिंद, सर्वदा शक्तिशाली. गॉड ब्लेस यू ऑल.